हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में है। तो जी हां, आज एक नया पार्ट शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स का, वो है डिफ्रैक्शन। सो क्या है डिफ्रैक्शन, कैसे होता है डिफ्रैक्शन, और क्या इसमें भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न वाली कुछ कहानी बनने वाली है? तो हाँ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा तुम लोगों ने, जिसमें मैंने YDSC को समझाया है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके वीडियोस ऐसा मिल नहीं रहे थे, तो चिंता मत करो, वन शॉट वाले देख लो। मैंने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करा दूं और अच्छे से समझा दूं, ठीक है? तो तुम्हारा एक वीडियो देख के ही काम बन जाए इसमें, है ना? सो डिफ्लेक्शन होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। यार तुम लोग, एक मुझे बहुत बेसिक सी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम किसी डार्क रूम में एंटर करते हो और जब दरवाजा खोलते हो, तो तुमने देखा है उस दरवाजे में से जो लाइट होती है वो फैल के जाती है? देखा है कभी ऐसा? कैसा? ऐसा वाला कुछ, ऐसा कुछ देखा है? दरवाजा खोला तो लाइट फैलती हुई गई आगे की तरफ। ये चीज देखी होगी तुम लोगों ने, पिक्चरों में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, अरे रियल जिंदगी में भी देखा होगा ये सब। हाँ सर, हमने देखा है सर। यार मुझे एक बात बताओ, जब ये बात बोली गई थी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पे चलती है, तो ये ऊपर की तरफ कहां जा रही है लाइट? लाइट को तो कैसे जाना चाहिए था? लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, सीधा 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 यहां तक, है ना भाई? अगर दरवाजा खोलते हैं तो लाइट इस पाथ को फॉलो करती, लाइट इस पाथ को फॉलो करती, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन पे चलती है, लाइट तो स्ट्रेट लाइन पे चलती है। तो ये लाइट को सिर्फ इतना एरिया कवर करना चाहिए था, लाइट को सिर्फ इतना एरिया कवर करना चाहिए था। बट तुम देख सकते हो कि लाइट जो है वो ऊपर की तरफ भी गई है। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ लोचा जरूर हुआ है। वो क्या है? ये ऐसा क्यों हुआ कि लाइट सीधा जाना चाहती थी लेकिन वो ऊपर की तरफ चल गई? यहां से बेंड हुई है लाइट और कुछ पार्ट ऑफ द लाइट ऊपर की तरफ चला गया। हाँ, ये जो होता है ना, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तुम देख रहे हो कि लाइट जाना सीधा चाहती थी लेकिन यहां पे टकरा के, यहां से दरवाजे से टकरा के लाइट ऊपर की तरफ चलेगी। इसी को तो क्या कहते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन कहते हैं भाई। तो ये है कहानी डिफ्रैक्शन की। तो और अच्छे से समझा दो इस चीज को कि तुम लोग ये बात जानते हो कि अगर किसी भी स्लिट से, है ना, अभी तक हमने स्लिट्स की बातें की थी, YDSC में तुमने पढ़ा था स्लिट क्या होता है। तो मैंने यहां पे एक स्लिट बनाया। मैं क्या करूं, यहां पे एक स्लिट बना लेता हूं और यहां से लाइट रेस आ रही है, यहां से लाइट रेस आ रही है। ठीक है, ये लाइट रेज है हमारे पास। तो इधर तो मैंने बनाया, स्लिट बनाया और यहां पे लाइट रेज आ रही है। स्लिट से कुछ डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रख देते हैं हम लोग। स्लिट से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन रख दी। तो कायदे से स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व होना चाहिए था? कायदे से स्क्रीन के ऊपर अगर तुम देखोगे तो क्या होना चाहिए था? सर हम तो एक ही बात जानते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो लाइट जो है वो एक सीधे रास्ते पे चलती है। तो कायदे से होना यह चाहिए था कि ये लाइट सीधी 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 जाती, ये लाइट सीधा यहां जाती, यहां जाती, यहां जाती, ये वाली लाइट भी सीधा यहां जाती और यहां पे ब्राइट बनाती। यहां पे बनता ब्राइट, यहां पे बनता डार्क और यहां पे बनता डार्क। होना तो ऐसा ही चाहिए था सर, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कायदे से तो यही होना चाहिए था कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है। तो यहां पे अगर आपने एक स्लिट बना दिया और लाइट को पास कराया इस स्लिट में से, तो क्या होगा सर? जहां पे ये होल था, जहां पे ये स्लिट था, वहां से लाइट सीधी जाती और यहां ब्राइट बनाती, और जहां से यह होल नहीं या फिर स्लिट नहीं था, ये लाइट को रोक लेता, यहां डार्क बनता, ये लाइट को रोक लेता, यहां डार्क बनता। ये होना चाहिए था ना? ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं कि अगर आप यहां पे एक स्लिट बनाओगे तो लाइट हर पार्ट को कवर करती है, लाइट हर पार्ट को कवर करेगी। यहां पे भी ब्राइट बनेगा, यहां पे भी ब्राइट बनेगा। हां, थोड़ा सा आगे जाके फिर वो डार्क बन जाता है, थोड़ा सा आगे जाके वहां पे डार्क बन जाता है, लेकिन हां सर वो ये वाला पार्ट भी कवर करती है साथ में। यहां पे भी ब्राइट बनता है सर, यहां पे भी ब्राइट बनता है। तो ये जो हो रहा है ना, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या है असल में? इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे आप देख सकते हो लाइट बेंड हो गई, कॉर्नर्स पे आप देख रहे हो लाइट बेंड हो गई, जिसके कारण जो डार्क वाला रीजन होना चाहिए था,
जो डार्क वाला रीजन होना चाहिए था वहां पे भी क्या आया, ब्राइट आया। तो यही तो बात है भाई डिफ्रैक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को, हर चीज बताऊंगा। अच्छा, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ कॉमन फिनोमिना जो तुमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखे होंगे, तो वो फिनोमिनास हैं जैसे कि तुम एक जगह खड़े हो और ये बीच में क्या है, यहां पे मान लो दीवार है ना, तुम लोग यहां खड़े हो, ये दीवार है और यहां पे कोई म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है और इस म्यूजिक सिस्टम में बढ़िया गाने बज रहे हैं ना, यहां पे एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है और इसमें बढ़िया गाने बज रहे हैं। ऐसे बनते हैं ना गानों के टोन्स, ऐसे बनते हैं ना, नोट्स जैसे बनते हैं ना, हाँ गाने के नोट्स ऐसे बनते हैं ना भाई, देख लेना आप तुम लोग, है ना। तो बढ़िया इसमें गाने बज रहे हैं, क्या तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देती है? हाँ सर हमें सुनाई देती है। ये भी तो वेव है, साउंड वेव। पढ़ा है ना इसके बारे में? नहीं पढ़ा? याद करो क्लास 11th वेव चैप्टर पढ़ा था तुम लोगों ने। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, याद है ना? हाँ सर, मैकेनिकल वेव है बेसिकली। तो भाई वेव है ना, सीधी सीधी जानी चाहिए थी, पर हम तो यहां खड़े, हम तो इस साइड खड़े थे, हमें इसकी आवाज सुनाई देती है, हमें इसकी आवाज सुनाई देती है। यहां पे भी तो क्या हुआ, हम इधर खड़े हैं, म्यूजिक सिस्टम उधर बज रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसकी आवाज सुनाई देती है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो यार यही है कहानी डिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो एक तो ये डिफ्रैक्शन में ये वाली बात नोट करो जिसमें बोलो कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। होता असल में क्या है, जहां डार्क है वहां ब्राइट मिलता है, जहां डार्क है वहां ब्राइट मिलता है, ये डिफ्रैक्शन होता है। तो ये वाली चीज अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते। चलो भाई, तो यार ठीक है, समझ गया ना, मतलब डेफिनेशन वगैरह भी नोट कराऊंगा भी, पर ऐसी ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए थी बट हो नहीं रही है। ब्राइट जो है बीच में बनना चाहिए था बट वो बीच में नहीं बन रहा है। ये जो डार्क वाला इलाका है वहां पे भी ब्राइट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? डिफ्रैक्शन की वजह से। चलो भाई, तो ये तुम्हें कहानी समझा दी। लाइट सीधी जाती है तो गेट खोलते ही लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट क्योंकि यहां पे एजेस पे ये लाइट टकराई, टकराने की वजह से वहां पे चली गई, और ये ही होता है डिफ्रैक्शन, है ना भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो डिफ्रैक्शन है क्या? बेसिकली इट इज नथिंग बट द bending of light ray from sharp edge of a opaque obstacle or aperture। ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, एपर्चर बोले तो जैसे यहां पे तुम देख सकते हो, लाइट आई यहां से, वो देखो उस इलाके में भी फैल गई जहां पे डार्क पार्ट होना चाहिए था। तुम तो जानते हो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ पे, तो अगर यहां पे लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती तो उसको सिर्फ इधर 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 ऐसे करके जाना चाहिए था, उसको सिर्फ इतने से पार्ट में ही जाना चाहिए था, बट तुम देख रहे हो वो इतने से पार्ट में नहीं जाके वो पूरे पार्ट में फैलती है। तो जहां डार्क बनता है वहां पे भी ये क्या कर रही है? लाइट ब्राइट बना रही है। हाँ, सो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ये डेफिनेशन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल और एपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द जियोमेट्रिकल शैडो रीजन। जो मैं डार्क बोल रहा हूं ना, ये जो क्या है, शैडो रीजन होता है। ये जिसको मैं डार्क बोल रहा था ना, वो असल में क्या है? शैडो रीजन। वहां शैडो बननी चाहिए थी लेकिन शैडो नहीं बनी। तुम समझते हो ना, तुम पे कोई लाइट मार दे तो तुम्हारी शैडो दीवार पे बन जाती है ना, तो वैसी ही बात यहां पे भी थी, जैसा मैंने बताया था। यहां देखो, इनकी शैडो बननी चाहिए थी, यहां पे इनकी शैडो बननी चाहिए थी यहां पे, बट इनकी शैडो नहीं बनी सर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? शैडो रीजन। देखो ना ये वाला पार्ट यहां पे, ये शैडो रीजन होता है, इसको शैडो रीजन कहते हैं क्योंकि यहां पे इसकी शैडो बननी चाहिए थी। दिस इज ऑल्सो शैडो रीजन, है ना। तो यहां पे शैडो बननी चाहिए थी बट शैडो नहीं बनती है, वहां पे भी ब्राइट इमेज बन जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो ये हो गया शैडो रीजन इज डिफाइंड एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन टेंडेंसी। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब समझते हो तुम लोग? रेक्टिलिनियर जब हम बात करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन किया जाता था। तो अगर वो बोलता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब वो स्ट्रेट पाथ के लिए डिफाइन कर रहा है, इसको क्या बोलते हो? क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है जी,
कोई समस्या तो नहीं है। एक डेफिनेशन यहां तक समाप्त हो जाएगी तुम्हारी और एक डेफिनेशन ये वाली आ जाएगी। तो जो अच्छी लगे वो डेफिनेशन तुम कंसीडर करो। या तो बोलो बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और एपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन टेंडेंसी इज डिफाइंड एज द डिफ्रैक्शन। ये है भाई डिफ्रैक्शन की कहानी। ये तुम्हारे सामने यहां हो रहा है डिफ्रैक्शन। हाँ सर ये तो वाईडीएससी में भी हो रहा था, तो मैं भी यही तो बोल रहा था। याद करो वाईडीएससी जब पढ़ाया था बोला था डिफ्रैक्शन हो रहा है। जो आप स्लिट बनाते थे वहां पे डिफ्रैक्शन हुआ था, बट उस जमाने में डिफ्रैक्शन के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। बट आज तो हमें पता चल गया ना डिफ्रैक्शन क्या है असल में। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई बोले डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाना चाहते हो तो एक ऐसे स्लिट बना लेना, यहां से ऐसे एक स्लिट बना लेना यहां से, और यहां से जब कोई लाइट रे आएगी तो तुम उसको ऐसे फैला देना। ठीक है, इससे क्या होगा, लाइट उस इलाके में भी पहुंचेगी जहां पे शैडो रीजन बनता था। लाइट उस इलाके में भी पहुंचेगी जहां पे शैडो रीजन बनता था। तो देखो यहां पे तो कायदे से ये अपना शैडो रीजन था, ये हमारा कायदे से देखा जाए तो शैडो रीजन था, बट इसमें भी ब्राइट बनता है यहां से लेके यहां तक। ये भी हमारा शैडो रीजन था, ये भी हमारा शैडो रीजन था। सिर्फ हम चाहते थे कि बीच में ही लाइट जाए, क्योंकि लाइट तुम्हें पता है सीधी सीधी जा रही थी, बट यहां पे शैडो रीजन में भी लाइट इमेज बन रही है, ब्राइट आ रहा है। ठीक है, तो शैडो रीजन में भी क्या हो रहा है, ब्राइट आ रही है, यानी कि ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफ्रैक्शन किसी ऑब्स्टेकल से अगर होगा तो वो इस टाइप का होगा। ठीक है, और अगर डिफ्रैक्शन किसी अपर्चर से डिफाइन करोगे तो ऐसे डिफाइन करोगे। तो अगर तुम डायग्राम बनाओगे ना डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के साथ, तो डायग्राम ये वाला बना देना। ठीक है, सो डेफिनेशन के साथ जो डायग्राम तुम्हें बनाना है डिफ्रैक्शन का, वो ये वाला बना के आ जाना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को। हाँ, तो डायग्राम ये वाला बना देना, और ये लिखना जरूरी है, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से भी डिफ्रैक्शन हो सकता है। किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से भी डिफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर किसी अपर्चर से भी डिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है, ये अपर्चर है, डिफरेंस समझते हो तुम लोग बहुत अच्छे से। यहां पे ये हॉलो पार्ट है, यहां पे एक पूरा सॉलिड वाला पार्ट है, इससे डिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो कायदे से क्या था सर, यहां पे देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, शैडो रीजन था। यहां पे हमारा शैडो रीजन ये वाला था, एसआर लिख दूं शैडो रीजन को। हाँ सर, ये हमारा शैडो रीजन था, लेकिन यहां से क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, जिसके कारण शैडो रीजन में भी इमेज बन गई। एसआर क्या है जी, शैडो रीजन। इट इज नथिंग बट द शैडो रीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका शैडो रीजन ये वाला था जहां पे इमेज बन रही है। क्यों बनी यहां पे ब्राइट इमेज, सर यहां पे देखो इमेज बन रही है, यहां पे भी ब्राइट बन रहा है, और ये ब्राइट इसलिए बना क्योंकि यहां पे डिफ्रैक्शन हुआ। सिमिलरली इसमें देखोगे तो इसमें देखो तो इससे लाइट कायदे से तो ऐसे आनी चाहिए थी, लाइट कायदे से तो ऐसे आनी चाहिए थी, मतलब ये हमारा शैडो रीजन होना चाहिए था एस आर, ये हमारा शैडो रीजन होना चाहिए था एस आर। बट आप देख रहे हो शैडो रीजन में भी इमेज बन रही है, शैडो रीजन में भी ब्राइट बन रहा है। तो ये क्यों हुआ, डिफ्रैक्शन की वजह से। ये क्यों हुआ, डिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट क्या होती है भाई, डेविएट हो जाती है। ठीक है, अपने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को भूल के थोड़ा सा बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जहां लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहां पे भी वो लाइट पहुंच जाती है। जहां पे लाइट को नहीं होना चाहिए था लाइट वहां भी पहुंच जाती है। वही वाली बात होगी, अगर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। इसलिए अपने रास्ते से मत भटको, अपने रास्ते पर रहो, जिससे कि तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें होना चाहिए, ना कि वहां जहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। डिफ्रैक्शन बहुत कुछ सिखाता है ना। जीवन का ज्ञान हो गया। चलो भाई डायग्राम ये वाला बना दोगे, अच्छा सही रहेगा। मान लिए देखो भाई ऐसा डिफ्रैक्शन है ना, अपने डेली लाइफ में डिफ्रैक्शन देखने को मिले तो सर यहाँ पे देखो, यहां से पानी आता है तो तुमने देखो पानी ऐसे फैल जाता है, ये भी तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर सर इसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता, इसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता तो पानी ऐसे सीधा सीधा जाता। समझो ना, फीलिंग है बस ये डिफ्रैक्शन की। अगर ये भी लाइट की तरह रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाला होता तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, सिर्फ इतने से पार्ट पे लाइट जानी चाहिए थी। बट तुम देख रहे हो ये हमारा शैडो रीजन,
शैडो रीजन में भी लाइट चली गई, क्यों? डिफ्रैक्शन की वजह से। शैडो रीजन वो इलाका जहां पानी को नहीं होना चाहिए था लेकिन पानी आ गया, क्यों? डिफ्रैक्शन की वजह से। ये भी एक तरह का डिफ्रैक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो चीजों को बस देख के समझा रहा हूं कि भाई ऐसा होता है, बाकी हम लाइट के लिए डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, रेडियो बजाओ, गाने सुनो, है ना। तो अगर बालक उधर खड़ा है, एफएम इधर चल रहा है, तो तुम्हें पता है आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? यहां पे तो सर देखो कॉर्नर है, यहां पे तो कॉर्नर है, तो लाइट तो सीधा सीधा चलती है, तो जो भी लाइट आनी चाहिए थी वो सीधी चली जानी चाहिए थी। ये मुड़ के इसके कानों में कैसे जा रही है? डिफ्रैक्शन। लाइट को सीधा सीधा चले जाना चाहिए था, लाइट बेंड होके इसके कानों में क्यों जा रही है? डिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये अपने कुछ एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जहां पे तुम डिफ्रैक्शन को देख सकते हो। क्लियर है ये बातें? ये बालक कहां खड़ा है अभी? शैडो रीजन में खड़ा है सर। ये वो इलाका है जहां पे लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, ये वो इलाका है जहां साउंड को नहीं पहुंचना चाहिए था, बट क्योंकि यहां पे कॉर्नर की वजह से डेविएशन हो गया, जिसके कारण ये साउंड वहां पहुंच गई जहां इसको पहुंचना नहीं चाहिए था। साउंड भी तो वेव है, सीधा जाना चाहिए था साउंड को, लेकिन वो देखो बेंड हो गई उधर की तरफ। क्यों हुई? डिफ्रैक्शन की वजह से। पानी को सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट वो सीधा ना आके यहां पे उस इलाके में फैल गया पानी। क्यों फैला? डिफ्रैक्शन की वजह से। ये कुछ अपने एग्जांपल्स है डिफ्रैक्शन के, जो आप देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ्रैक्शन, जैसा कि मैंने कहा, लाइट डेविएट होती है अपने लीनियर पाथ से। तो ये देखो यहां पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, हमेशा हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का ही यूज करेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट वेव एमिटेड हुई है, ये देखो प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है क्योंकि दूर से कोई लाइट आ रही है। वेव फ्रंट गया, यहां पे मैंने एक स्लिट लगा रखे, सिंगल स्लिट वाली बातें कर रहे हैं हम लोग। एक स्लिट हमने लगा दिया, तो स्लिट की वजह से देखो कोने पे क्या हुआ? कॉर्नर की वजह से डेविएशन आता है, ठीक है। डेविएशन क्यों आता है? कॉर्नर की वजह से, रुकावटें आती हैं रास्ते में, इसलिए डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तुम भी समझते हो इस बात को कि तुम अगर चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, कोई हैंडल पकड़ ले तो ऐसे फिसल जाओगे ना, तुम बेंड हो जाओगे ना। तो बेचारी लाइट जा रही थी, कॉर्नर से टकराई तो बेंड होगी, इधर की तरफ आ गई। लाइट जा रही थी, कॉर्नर से टकराई, इधर चलेगी। लाइट जा रही थी, कॉर्नर से टकराई, इधर चलेगी। वही तो बात है, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और कोई हैंडल पकड़ के खींच दे साइड में, तो मैं बढ़िया साइकिल चला रहा हूं और कोई हैंडल पकड़ दे से खींच दे साइड में, तो क्या होगा? मैं इधर बेंड हो जाऊंगा। तो ये भी तो बेंड हुई ना, वही तो है डिफ्रैक्शन। कुछ वैसी ही कहानी है यहां पे भी। हाँ भाई, इसकी वजह से क्या होता है? बेसिकली इसकी वजह से होता है सर, लाइट जो है ज्योमेट्रिक शैडो रीजन में भी चली जाती है। लाइट जो है ज्योमेट्रिक शैडो रीजन में भी चली जाती है। शैडो रीजन कहां है? यहां पे सर, ये था ना शैडो रीजन, ये पूरा देखो शैडो रीजन था, ये रहा ना सर, यहां देखो ये रहा पूरा शैडो रीजन। क्या लाइट शैडो रीजन में पहुंच गई? हाँ, शैडो रीजन मतलब वो इलाका जहां पे डार्क होना चाहिए था। शैडो रीजन वो इलाका जहां पे डार्क होना चाहिए था, बट क्योंकि डिफ्रैक्शन हुआ तो इस इलाके में भी लाइट चली गई। तो यही तो बात बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं लाइट जो है डेविएट होती है अपने लीनियर रास्ते से। स्क्रीन पे आपको फ्रिंजेस दिखने वाली है यहां पे भी, है ना, क्योंकि यहां पे भी ये वाला पार्ट डिफाइन किया था हाइगर अंकल ने, डिफ्रैक्शन को प्रूफ किया था उन्होंने, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? फ्रिंजेस बनेगी, क्योंकि यहां पे स्लिट में जब हम बात करेंगे आगे चल के, तो हर एक पार्टिकल जो एक नया सोर्स होता है वेव फ्रंट का, ठीक है, आगे चल के बात करेंगे इसकी, कि स्लिट में भी जो हर एक पार्टिकल है, इट इज द सोर्स ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट। तो यहां पे भी इंटरफेरेंस होगा इनका, ठीक है। यहां पे भी अलग अलग ऐसे वेव्स आएंगी जो आपस में इंटरफेयर करेगी। इंटरफेयर करने के बाद यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा? ऑन द स्क्रीन फ्रिंजेस पैटर्न कंप्राइजिंग द मैक्सिमा एंड द मिनिमा आर फॉर्म्ड। तो डिफ्रैक्शन जो आप पढ़ोगे इसमें भी यहां पे क्या होगा? फ्रिंज पैटर्न बनेगा। फ्रिंजेस तुम जानते हो YDSC से। क्यों बनता है फ्रिंजेस? क्योंकि यहां पे जब आप बात करोगे तो इस स्लिट में जो हर एक पार्टिकल है, इट इज अ सोर्स ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट। तो यहां पे ऐसे अलग अलग वेव फ्रंट बनती है, ऐसे, फिर ये आपस में सुपर इंपोज करती है, फिर आपस में क्या करती है? सुपर इंपोज कर लेगी, और सुपर इंपोज की वजह से कुछ जगह पे क्या बनेगा? डार्क बनेगा, कुछ जगह पे ब्राइट बनेगा। ऐसा फ्रिंजेस पैटर्न बनने वाला है, यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। अब जब आप YDSC को पढ़ते थे, ध्यान से सुनना, जब आप YDSC को पढ़ते थे तो क्या बोलते थे कि सर हर एक जो फ्रिंज यहां पे बन रहा है उसकी इंटेंसिटी सेम है, यही था। लेकिन जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो यहां पे फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा होगी,
उसके आगे जाओगे फर्स्ट मैक्सिमा की थोड़ी कम होगी, सेकंड मैक्सिमा की और कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, मतलब बीच में सबसे ज्यादा डार्क ब्राइट दिखेगा। उसके बाद जैसे आप दूर जाते जाओगे ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न बनता है बेसिकली यहाँ पे। तो एक ग्राफ भी बनता है, इंटेंसिटी का कर्व बनता है ऐसा, अभी आगे बताऊंगा इंटेंसिटी का कर्व भी तुम लोगों को। बाकी इतनी बातें समझ लो ना, क्या होता है सर, यहाँ पे लाइट आती है, कोने से टकराती है, टकराने की वजह से डेविएट हो जाती है, यही डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जिस इलाके में लाइट को नहीं जाना था वो उसमें पहुंच गई, जिस एरिया में लाइट को नहीं जाना था लाइट उस एरिया में भी पहुंच गई, जिससे कि जो डार्क एरिया था या जो शैडो रीजन था वहां पे भी ब्राइट बन रहा है। वहां पे भी दिख रहा है तुम लोगों को ब्राइट बन रहा है ना। यही है डिफ्रैक्शन। बस समझते हो ये वाली बातें, डिफ्रैक्शन समझते हो ना, डायग्राम वो वाला बना देना। बाकी ये सारी बातें हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान के तौर पे समझा रहा हूं, बस मैं नोट करना है इसमें से कुछ, कर लो नोट कर लो। अभी मैं ये हटा देता हूं ये सारी बातें, बस इतना बोलता हूं कि कहां पे डार्क रीजन है, कहां पे इमेज बन सकती थी। कायदे से इमेज बननी थी इतने से पार्ट में, क्योंकि लाइट तो सर सीधा सीधा ट्रैवल करती है ना, लाइट तो सीधा सीधा ट्रैवल करती है, तो कायदे से इमेज तो यहां बननी चाहिए थी, यहां पे डार्क होना चाहिए था, बट यहां पे डिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट सीधा जाने की बजाय डेविएट हो गई और उस इलाके में पहुंच गई जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। इसी को हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें ये सब चीजें नोट करनी है, वो डायग्राम बनाना है, बना लेना, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। तो देखो अपने नोट्स पूरे रखना बस, है ना। नोट्स में कोई कंजूसी मत करना, नोट्स पूरे होने चाहिए, नोट्स ही काम आएंगे लास्ट मोमेंट पे फिर तुम्हारे। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ही गौर फरमा लेना नोट्स वाले पार्ट पे, ठीक है। क्लियर रहेगी सारी बातें, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इफ अ वेव इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन बाय एन ऑब्स्टिकल और ओपनिंग द वेव बैंड एट द एजेस। ये वही वाली बात है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द फ्रेस्नेल नाम के एक साइंटिस्ट है। थ्योरेटिकली उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो थ्योरेटिकली उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव। जो भी मैकेनिकल वेव्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास अवेलेबल है, सब में डिफ्रैक्शन होता है। ऑल टाइप्स ऑफ वेव, साउंड वेव में भी होगा, हाँ साउंड वेव, तभी तो गाने का आपको सुनाई देता है। ऑल टाइप्स ऑफ वेव में साउंड वेव भी आएगा, तभी तो आपको वो रेडियो सुनाई दे रहा था, क्योंकि साउंड वेव का भी डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का भी डिफ्रैक्शन होता है, और कोई वेव होगी उसका भी डिफ्रैक्शन होगा। यानी कि जितनी भी टाइप की वेव्स आप पढ़ते हो सबका डिफ्रैक्शन होने वाला है, भले वो मैकेनिकल वेव है, भले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबका डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ शोज द डिफ्रैक्शन। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कौन सी होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हो तुम लोग? बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, लाइट के अलावा और जो भी वेव्स इस स्पेक्ट्रम में आती है, जैसे एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, है ना, इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सब इसी स्पेक्ट्रम में आ जाती है। और मैकेनिकल वेव में हमारे पास सबसे बेस्ट है साउंड वेव। तो हाँ भाई, इनका भी डिफ्रैक्शन होगा, इनका भी डिफ्रैक्शन होगा। तो साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है, लाइट का भी डिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि हम अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं इट इज ऑप्टिक्स विच इज रिलेटेड टू द लाइट। तो ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड है, इसलिए हम लाइट के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे यहां पे। नोट कर लो, अरे सारी बातें लिखनी है, ठीक है। अगर लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे फिर एग्जाम में। तो कुछ भी हो लिखना जरूरी है तुम लोगों के लिए, कुछ भी हो जाए लिखना बहुत जरूरी है। लिख लिया, बढ़े आगे आ जाओ। देखो छोटा सा टॉपिक है, प्यार से पढ़ाऊंगा, मजे से पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और लास्ट में अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, इट इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन। तो किसी को अगर इजी वाली डेफिनेशन चाहिए तो ये लो भाई, इजी डेफिनेशन। बट यार समझो बात को, इंप्रेशन वाली बात होती है, सामने वाले पे इंप्रेशन भी जमाना है हम लोगों को, है ना। अरे होता नहीं है क्या, अब तुम लोग किसी से मिलने जाते हो, कहीं किसी के साथ घूमने जाते हो, तो ऐसे थोड़ी चल घर के कपड़ों में, है ना, पजामा पहन के जा रहे हो तुम लोग, पता चला नहीं ना, अच्छे से जाते हो ना, तैयार हो के एकदम, हाँ सर बिल्कुल एकदम, जीन्स वगैरह, है ना, ब्रांडेड टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, परफ्यूम वगैरह छिड़क के जाते हैं पूरा। तो हमें भी इंप्रेशन जमाना है एग्जामिनर पे, तो अच्छी डेफिनेशन लिखना वहां पे, ऐसी आधी अधूरी डेफिनेशंस मत लिखना, मजा नहीं आएगा,
है ना। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी ना शैडो रीजन वाली, वो वाली मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, उसको भी तो पता चले कि अच्छा भाई इंटेलिजेंट है बच्चे, शैडो रीजन जानते हैं। इसमें कहीं शैडो रीजन ही नहीं आ रहा है। हाइगन अंकल ने डिफाइन किया था डिफ्रैक्शन को, सिर्फ एक पोलराइजेशन था, वो डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हाइगन अंकल का तुम्हें पता ही है, सिर्फ पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पाए थे। और हाइगन अंकल सिर्फ पोलराइजेशन को इसलिए डिफाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि तब तक ये बात पता नहीं चली थी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ही होता है, ठीक है। तो हाइगन अंकल के जमाने में यह बात पता नहीं चल पाई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके कारण हाइगन अंकल पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पाए थे। और तुम्हें चिंता भी नहीं करनी क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हाइगन अंकल ही डिफाइन नहीं कर पाए तो हम क्यों डिफाइन करें इसको फिर, है ना। जब हाइगन अंकल ही डिफाइन नहीं कर पाए तो हम क्यों डिफाइन करें। तो पोलराइजेशन नहीं अपने पास, हमारा डिफ्रैक्शन तक ही है। तो भाई डिफ्रैक्शन को हाइगन अंकल ने भी समझा दिया था। लाइट डेविएट करती है लीनियर पाथ से, हाँ, वेवलेट फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट सितारा चमका इस पे, वेवलेट्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स सुपरपोज एंड रिजल्टिंग वेव फ्रंट हैज डिफरेंट शेप। यहां पे क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, ये देखो प्लेन वेव फ्रंट आ जाता है इसका, हर एक यहां पे जो सोर्स है वो एक किसकी तरह बिहेव करता है, हर एक पार्ट जो है, हर एक पॉइंट जो है बिहेव करता है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सुपर इंपोज होंगे एक दूसरे के ऊपर। अरे ऐसा ही होता है, ये आगे बढ़ेंगे सुपर इंपोज होंगे एक दूसरे के ऊपर। भूल गए क्या तुम लोग वेव फ्रंट की बातें, भूल गए क्या तुम लोग वेव फ्रंट की बातें। यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे ही था वेव फ्रंट। फिर हमने बोला था कि सर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सोर्स होते हैं सेकेंडरी वेवलेट के, फिर यहां पे इनको जोड़ा था। फिर हमने बोला था जो ये होते हैं ये भी सोर्स होते हैं, फिर इनको जोड़ा था। फिर मैंने बोला था ये जो होता है ये भी सोर्स होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कहीं पे सुपर इंपोज नहीं होंगे क्या। हाँ सर, हो रहे होंगे, सुपर इंपोज भी हो रहे होंगे आपस में। तो ये भी तो सुपर इंपोज होंगे आपस में। तो इनके सुपर इंपोज की वजह से जो रिजल्टेंट वेव फ्रंट है उसका शेप कुछ डिफरेंट होता है। तो स्क्रीन पे जो फ्रिंज पैटर्न आपको मिलता है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। समझ गए ना अब तो तुम लोग कि स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस क्यों मिलती हैं, क्योंकि सर यहां पे जो वेवलेट है फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स वो सुपर इंपोज करते हैं, जिसके कारण क्या इंटरफेरेंस वाली कहानी चल रही है। अब इंटरफेरेंस होता है और यहां पे स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा, फ्रिंजेस पैटर्न मिल जाएंगे। क्या मिलेगा हम लोगों को, फ्रिंजेस पैटर्न मिल जाएंगे। तो ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, इनको भी नोट कर लो, ये काम की है। चलो भाई, कर लिया होगा ना नोट तुम लोगों ने। अरे हाँ यार, देखो नोट्स बना लेना साथ साथ में, काम की चीजें रहती है। हाँ भाई, अब डिफ्रैक्शन जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर होता है कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर, या जो ऑब्स्टिकल रखा है या फिर जो जैसा तुम्हें एपर्चर दिख रहा है उसका साइज क्या है। जनरली हम लोग अच्छा डिफ्रैक्शन चाहते हैं और अच्छे डिफ्रैक्शन के लिए जो एपर्चर का जो साइज होता है ए, वो लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर होना चाहिए। तो ए शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर तुम्हें एक अच्छा डिफ्रैक्शन चाहिए ना तो ये है, अरे वेव लाइट लिख दिया मैंने, ओहो, वेवलेंथ LENGTH ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई अपर्चर का साइज क्या है। इफ ए इज वेरी ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, आपको अच्छा डिफ्रैक्शन नहीं दिखने वाला है। डिफ्रैक्शन हो सकता है आपको दिख जाए बट वो इतना अच्छा नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जो ऑब्स्टिकल ले रहे हो तो उसका जो साइज होना चाहिए, जो उसका अपर्चर होना चाहिए, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए। दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब तुम्हें पता है अलग अलग कलर्स के लिए डिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। अगर आप वायलेट कलर लोगे या फिर रेड कलर लोगे तो उनके लिए अलग अलग शो करेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखो, आगे चल के कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, वहां पे पता चलेगा कि वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है डिफ्रैक्शन। तो तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेड कलर के लिए क्या होता है, वॉयलेट कलर के लिए क्या होता है। अभी बस इतना समझो कि हाँ, डिफ्रैक्शन जो है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव पे है, यानी कि डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न। लिख लेना यहां पे, डिफरेंट कलर्स shows different diffraction pattern, different diffraction,
ठीक है, तो कैसे रेड कलर के लिए डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होगा या कम होगा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसे तो रेड के लिए ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू द वॉयलेट। ठीक है, तो रेड कलर के लिए जो डिफ्रैक्शन होगा वो ज्यादा शो होगा, उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो ज्यादा बड़े बनेगा। ठीक है, और वॉयलेट कलर के लिए डिफ्रैक्शन थोड़ा कम होगा और उसके लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसकी विड्थ थोड़ी कम होगी। वो सब बाद में पता करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको डिफ्रैक्शन की कुछ बेसिक से फॉर्मुलेस बताऊंगा। बाकी हाँ, इतनी बातें याद रखो कि अलग अलग कलर्स के लिए डिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा। और जो अपर्चर या ऑब्स्टिकल में आप कुछ भी ऑब्स्टिकल ले लो, ये ऑब्स्टिकल है, इसका जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए तुम्हारे पास में, ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखना। लिख लो इसको भी, फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये वाला पार्ट नोट कर लो, ये सारे डायग्राम बना के ऐसी ऐसी बातें लिख लेना, काम आएगी। कर लिया नोट, बढ़े आगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही ना यार, बेसिक सी बातें हैं, तुम्हें पता ही है कैसे कैसे होना है ना। जैसा कि मैंने बोला, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो देखो भाई, अगर गैप ज्यादा होगा तो प्रॉपर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर गैप छोटा है तो कितना प्रॉपर डिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पे, है ना। तो यही बात समझा रहा हूं मैं कि अगर अपर्चर का साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल है तो एक अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिख जाएगा, एक अच्छा डिफ्रैक्शन का इफेक्ट मिल जाएगा। बट इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा, अगर अपर्चर का साइज वेवलेंथ से ज्यादा हो जाए तो इस टाइप का पैटर्न आपको दिख सकता है डिफ्रैक्शन का। तो इसमें प्रॉपर इफेक्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा है कुछ इसमें। इसमें देखो क्या मजा आ रहा है, ओहो क्या मस्त एकदम, है ना। बढ़िया तरीके से वहां पे इंटरफेयर हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से पैटर्न शो कर देंगे। आगे जाके स्क्रीन पे पैटर्न भी तो शो करने इनको, ये इतने अच्छे से पैटर्न शो नहीं कर पाएंगे, वो बड़े मस्त एकदम तरीके से पैटर्न शो करेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला डायग्राम बना लेना अपर्चर के लिए। अपर्चर जब आप शो करोगे ना, उसमें ये वाले डायग्राम भी बना देना, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सा डायग्राम तुम्हारे लिए काम का होगा, ताकि उसको लिख के आओगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। फिर कर लिए नोट? चलो भाई, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो हमारा मेन मुद्दा है आज के सेशन का, वो यही है। जैसा वहां पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना, जिससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आते थे, वैसे यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो इनमें क्या है, सिंपल सा है। इन्होंने भी जैसे यंग्स डबल स्लिट में, यंग्स नाम के जो अंकल साइंटिस्ट थे, है ना, यंग अंकल जो थे, जवान अंकल, है ना, उन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप जमाया। उन्होंने बोला सर ये देखो, ये एक स्लिट 1, ये स्लिट 2, लाइट आई, स्लिट में से अलग अलग लाइट जा रही है, इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही थी। वैसे इन्होंने भी बोला अच्छा लो मैं भी करके बताऊंगा। उन्होंने यहां पे एक सोर्स ले लिया, सोर्स के आगे एक लेंस लगाया। लेंस लगाने का सिर्फ इकलौता मकसद ये था कि वो लाइट रेज पैरेलल चाहते थे। लेंस लगाने का इकलौता मकसद यही था कि वो लाइट रेज पैरेलल चाहते थे। यहां पे आप देख सकते हो ए बी इज द स्लिट। ए बी क्या है, स्लिट है। यहां पे दिख गया होगा तुम लोगों को अब स्लिट। ए बी हमारा स्लिट है और ये क्या चाहते थे कि इस स्लिट पे जो भी लाइट रे जाए वो पैरेलल जाए, यानी कि वो प्लेन वेव फ्रंट चाहते थे जो इस स्लिट पे इंसिडेंट हो। तो क्या कहूं इसके लिए कि वो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा चाहते थे, प्लेन। उन्होंने क्या किया, इंसिडेंट वेव फ्रंट को प्लेन रखा। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो था वो कैसा था, प्लेन था। सो दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन है बिल्कुल, ठीक है। फिर यहां से लाइट आगे गई, यहां से लाइट आगे गई। अगर मान लो ऐसा यहां पे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो ये लाइट जाती और सीधा यहां पे मिल जाती। तो यहां पे मुझे मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट लिख दूं इसको, चलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो कॉर्नर्स है वहां पे लाइट जो है सर वो बेंड हो जाती है। तो ये डॉटेड लाइन से जो बनाया है वो आप देख सकते हो, लाइट बेंड हो रही है। यहां पे लाइट यहां पे बेंड हो गई। आपने दोबारा लेंस क्यों लगाया है, क्योंकि आप चाहते हो कि लाइट एक जगह कन्वर्ज हो जाए, इसीलिए तो आपने दोबारा लेंस लगाया है, ताकि ये जो लाइट आ रही है बेंड होके, डेविएट होके, वो स्क्रीन पे जाके कन्वर्ज हो जाए, जिससे कि आपको यहां पे कुछ मिल जाए। भले वो मैक्सिमा मिले, मिनिमा मिले, वो अलग बात है, बट वो लेंस सिर्फ इसीलिए ही लगाया इन्होंने, ठीक है। ये देखो यहां पे लाइट डेविएट हो गई, डेविएट होने के बाद वो पी पॉइंट पे जाती है। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है कि पी पॉइंट पे हमें अलग अलग कंडीशंस देखनी होती है। क्या वो मैक्सिमा बनेगा,
क्या वो मिनिमा बनेगा? मैक्सिमा बनाने के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमा बनाने के लिए क्या कंडीशन है? जो YDSC में किया था सब कुछ वही कहानी है। तो चलो भाई वैसे ही कुछ बातें कर लेते हैं। यहां पे हमने बोला ए बी इज स्लिट, ए बी हमारा एक सिंगल स्लिट है, यहां पे आपको दिख रहा है ए बी इज द सिंगल स्लिट जिसका विड्थ जो है वो दिख रहा है आपको ए के बराबर है, जिसका विड्थ कितना है, ए के जितना है, ऑफ विड्थ ए। प्लेन वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट होता है स्लिट ए बी पे। प्लेन वेव फ्रंट क्यों है? देखो हमने लेंस जो लगाया था वो क्यों लगाया था? ताकि पैरेलल लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हो जाए। पैरेलल लाइट रेज से वो क्या मतलब है, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा चाहते थे वो, प्लेन। यहां पे दिख रहे हो स्लिट का जो विड्थ है वो कितना है, ए है, स्लिट का विड्थ है ए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ ए बी, मैंने बोला था ना इस वेव स्लिट का हर एक पार्ट जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स है, वो सोर्स है सेकेंडरी वेवलेट का। ये बात मैं पहले भी बोल चुका था कि इस स्लिट ए बी का हर एक पार्ट जो है इट इज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेवलेट का जो सोर्स है, यहां पे देखो ये स्लिट ए बी है, इसका हर एक पार्टिकल जो है वो सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट का। तो यहां से क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं यहां से आगे, ठीक है, यहां से क्या आ रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही है। द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमा इन दिस डिफ्रेक्शन, हमेशा की तरह जैसे YDSC में हुआ था, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम ही रहेगी। यहां पे पाथ डिफरेंस यहां पे रहेगा a sin थीटा। कहां है पाथ डिफरेंस? आप देख सकते हो जो लाइट यहां से इनसे डेविएट हुई है, जो लाइट यहां से डेविएट हुई है, तो ऊपर से जो लाइट डेविएट हुई है उसने कुछ एक्स्ट्रा रास्ता चला है। जो लाइट ऊपर से डेविएट हुई उसने कुछ एक्स्ट्रा रास्ता चला है, विच इज नथिंग बट ए बी डैश। इस लाइट ने देखो ये एक्स्ट्रा रास्ता चला ए बी डैश, यहां से ये लाइट गई, यहां से लाइट आई, इसने कुछ एक्स्ट्रा रास्ता चला ए बी डैश। कितना होगा वो? तो हमने बोला मान लो भाई यहां से थीटा एंगल पे ये क्या हुई, थीटा एंगल पे ये यहां पे डेविएट हुई है, तो ये भी डेविएट होगी थीटा पे, ये भी डेविएट होगी थीटा पे। हम ये कंसीडर करते हैं ना कि जो स्लिट का विड्थ होगा वो बहुत छोटा होगा। जो अजम्पशंस आपने YDSC में लिए थे वही अजम्पशंस यहां पे भी ले लो। YDSC के और डिफ्रैक्शन के अजम्पशंस सेम ले लेना। क्या कि जो ये स्लिट का विड्थ है वो स्मॉल होगा, इनफैक्ट वेरी स्मॉल होगा। ये वेरी स्मॉल होने की वजह से देखो यहां पे ये जो लाइन आ रही है ये तीनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल वाली हो जाएंगी। तीनों पैरेलल है तो जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये बनाएगा, उतना एंगल ये बनाएगा। फिर वही कहानी आ जाएगी, ये एंगल बना है यहां पे एंड दिस पार्ट यू नो कि ये जो बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है, तो दिस एंगल इज योर थीटा अगेन। नहीं समझे? नहीं समझे इसको? देखो जरा गौर फरमाना, इस पार्ट पे ये एंगल क्या है, थीटा है, ये पूरा कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा थीटा। समझ रहे हो ना? ये एंगल थीटा तो ये बटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा। तो देखो ये थीटा हो गया। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया है ए बी बी डैश वाला, आपके पास एक ट्राइंगल बन गया है ए बी बी डैश वाला, जिसमें ए बी का जो वो है वो ए हो जाएगा, दिस पार्ट इज योर थीटा, दिस पार्ट इज योर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मैंने ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा था ना इसको बड़ा करके बना दिया। यहां पे मैं देख रहा हूं कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। परपेंडिकुलर के नाम पे डेल्टा एक्स है, हाइपोटेन्यूस के नाम पे ए है, सो डेल्टा एक्स अपॉन ए इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो ए साइन थीटा हो जाएगा। समझते हो ये वाली बातें? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो अनजान है इन बातों से? कोई तो नहीं है ना ऐसा जो अनजान है? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो यहां पे पाथ डिफरेंस देख रहे हो आप, ए साइन थीटा का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, ए साइन थीटा का है। ओके, कितने डिस्टेंस पे? यहां पे देखो x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहां पे x की जगह मैं y ले लेता हूं, मुझे y लेने में मजा आ जाएगा। इसको x की जगह पे मैं y ले लेता हूं, मुझे y डिस्टेंस लेने में मजा आता है। पर एक काम करते हो, चलो x ही रहने दो, कंफ्यूजन ना हो जाए, तुम्हारी इक्वेशन x में आ जाएगी। तो भाई मान लो सेंटर मैक्सिमा से, सेंट्रल ब्राइट से x डिस्टेंस नीचे ये पॉइंट मिला मुझे P। अब मुझे यहां पे
कंडीशन देखनी है, डार्क के लिए कंडीशन देखनी है, ब्राइट के लिए कंडीशन देखनी है, मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन देखनी है, ठीक है। सर वाईडीएससी में क्या करते थे, वाईडीएससी में जो आप करते थे अब उसकी कुछ बातें हटा दो, वाईडीएससी में जो भी आप करते थे उनकी कुछ बातें हटा दो। जैसे कि याद होगा, आपको पता होगा कि डेल्टा एक्स जो होता था वो आप लैम्डा लेते थे ब्राइट के लिए, है ना, डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा लेते थे ब्राइट के लिए, किसमें, वाईडीएससी में। लेकिन जब आप बात करोगे डिफ्रैक्शन की, सो डिफ्रैक्शन में कहानी उल्टी हो जाती है। फिर डिफ्रैक्शन में अगर आप डेल्टा एक्स को लैम्डा ले रहे हो तो वहां पे आपको डार्क मिलेगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि वाईडीएससी में आपके पास 2 स्लिट्स होते थे तो वहां की कहानी कुछ और ही चल रही थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट की पिक्चर चल रही है। यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा कि एक्स, डेल्टा एक्स अगर लैम्डा है तो वहां पे आपको डार्क मिलेगा। यानी कि मिनिमा के लिए अगर मैं बात करूं, मिनिमा की बात करूं तो जनरली यहां पे जो मुझे मिलने वाला है वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा। समझे बात को, मिनिमा की बात करूं या फिर डार्क की बात करूं या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, एक ही बात है। मिनिमा बोलो, डार्क बोलो, डिस्ट्रक्टिव बोलो, एक ही बात है। वहीं पे अगर मैं ब्राइट की बात करूंगा, अब वाईडीएससी को भूल जाओ तुम लोग, वाईडीएससी को भूल जाओ, वाईडीएससी में होता था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ब्राइट के लिए, लेकिन जब आप डिफ्रैक्शन में आओगे, डिफ्रैक्शन में डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा डार्क के लिए। ये कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान रखना इस बात का। इसको सितारे चमका लेना और रट लेना, वैसा तो याद हो जाएगा तुम लोगों को खुद ही, बट किसी को लगे कि सर ऐसा है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा तुम लोगों को। फिर वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन की कहानी उल्टी है यहां पे। वहां पे वाईडीएससी में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स था वो लैम्डा के बराबर होता है तो ब्राइट मिलता था। यहां पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अगर लैम्डा के बराबर है तो आपको डार्क मिलेगा, मिनिमा मिलेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा यहां पे। तो इसका जो जनरल इक्वेशन बनेगी एन लैम्डा बन जाएगी। तो ब्राइट के लिए यहां क्या होगा फिर सर, यहां ब्राइट के लिए बात कर रहे हो तो डेल्टा एक्स जो होगा वो आपका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो आपको ब्राइट मिलेगा यहां पे। वाईडीएससी में यही आपको डार्क मिलता था, याद है आपको, वाईडीएससी में अगर आप डेल्टा एक्स को लैम्डा बाई 2 करते थे तो आपको डार्क मिलता था। लेकिन डिफ्रैक्शन में कहानी उल्टी हो गई है ना, डिफ्रैक्शन की कहानी कुछ और ही चल रही है। डिफ्रैक्शन में डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 करोगे तो ब्राइट मिलेगा, यानी कि मैक्सिमा मिलेगा सर यहां पे, यानी कि मैक्सिमा मिलेगा यहां पे। तो जनरल इक्वेशन जब आप इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे, nth ब्राइट के लिए, nth ब्राइट के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू 0 से शुरू कर लेना, कहानी बढ़िया बन जाएगी। या फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कर लीजिए जिसमें n का वैल्यू 1 से शुरू कर देना, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो डिफरेंस। बेसिकली एक छोटा सा ही डिफरेंस है, जहां पे वो ब्राइट देता था वहां पे डिफ्रैक्शन डार्क देगा, जहां पे वाईडीएससी डार्क देता था वहां पे डिफ्रैक्शन ब्राइट दे रहा है। अब तो वाईडीएससी जब कर रहे थे, जो जो काम आपने वाईडीएससी में करे हैं वो सारे काम डिफ्रैक्शन में करने हैं, बट इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, कोई तुमसे सेकंड डार्क पूछ ले तो बता पाओगे? सेकंड डार्क कहां मिलेगा? 2 लैम्डा पे। सेकंड ब्राइट कहां मिलेगा? 3 लैम्डा बाई 2 पे। थर्ड डार्क कहां मिलेगा? बोलो। अरे एक तो सुनो, डेल्टा एक्स 0 करोगे तो भी आपको ब्राइट मिलेगा क्योंकि सेंटर पे है ना, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये सारी बातें कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दो, उसके अलावा सारी बातें यही है, ठीक है। चले भाई, डार्क के लिए सॉल्व कर लेते पहले, उसके बाद ब्राइट पे भी आएंगे फिर हम लोग धीरे धीरे। मतलब ये वाली बात तो समझ गए होंगे। एक छोटा सा डिफरेंस है वाईडीएससी में और डिफ्रैक्शन में। वाईडीएससी डबल स्लिट के लिए था तो वहां पे कहानी कुछ और चल रही थी, यहां पे सिंगल स्लिट है इसलिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है ना। एनीवेज, सो हम यहां पे भी वही बात बोलेंगे। ये सारी बातें तो नोट की होगी, डायग्राम ऐसा वाला बना के आओगे तो अच्छा नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया तुम्हें। ये सारी बातें नोट कर लेना, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में कभी कभार वो ऐसे डेरिवेशन वाली बातें पूछ लेता है, तो ठीक है, उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन जनरल फॉर डार्क फ्रिंज ए साइन थीटा, यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो एन लैम्डा के बराबर होगा। सर अभी आपने बताई ये वाली बात भी,
ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर मिनिमा बोलो या फिर फर्स्ट मिनिमा बोलो। फर्स्ट मिनिमा के लिए n का वैल्यू ये हो जाएगा 1, तो यहां पे आएगा फर्स्ट मिनिमा। फिर सेकंड मिनिमा की बात करें तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा फॉर द सेकंड मिनिमा। फिर ऐसे कहानी चलती जाएगी, ठीक है। और डेल्टा एक्स जो होगा वो n लैम्डा हो जाएगा। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इवन 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, और ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। यहाँ पे डार्क बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो जरा इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां पे स्लिट बना रहा हूं, यहां पे मैं स्क्रीन बना रहा हूं। स्क्रीन जो है वो स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस की दूरी पे है। स्लिट जो है हमारा, उसका जो विड्थ है वो है a, ठीक है। और यहां पे हमारा नीचे की तरफ पॉइंट P मिला था, हम लोगों को नीचे की तरफ पॉइंट P मिला था। ये तो हमारा सेंट्रल ब्राइट है ना। सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस नीचे मिला था? x डिस्टेंस हमें वो पॉइंट P मिला था। जरा एक बात बताओ, क्या यहां पे इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया था? हाँ सर, बिल्कुल किया था। दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड, डेल्टा x, विच इज गिवन बाय a sin थीटा, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी। जरा अब फिर से आते हैं हम लोग। हमने बोला था कि सर यहां से ये वाला पार्ट देखो, ये भी तो जा रहा था नीचे। ये एंगल हमारा थीटा था, हमने ये बोला था ये एंगल थीटा होना था, हमने बोला था ये एंगल जो है वो थीटा बनना था। चलो आ जाओ, जरा बात करते हैं मिनिमा की। जरा हम बात कर लेते हैं मिनिमा की, और मिनिमा में भी बात करते हैं फर्स्ट मिनिमा की। फर्स्ट मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा। फिर डेल्टा एक्स लैम्डा है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा a sin थीटा। पर क्योंकि हमने पहले ही अजम्पशन लिया हुआ है कि जो थीटा होगा वेरी स्मॉल होगा, क्यों? क्योंकि जो स्लिट का विड्थ है वो स्मॉल है। ये जो स्लिट है इसका विड्थ हम छोटा ले रहे हैं, जिसके कारण ये जो जा रही है पार्ट पूरा छोटा ही रहेगा। मतलब बेसिकली हम जा रहे हैं ये एंगल थीटा जो है वो छोटा रहे। सो हम बोलते हैं कि थीटा वेरी स्मॉल है। स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को थीटा ही लिख सकते हो, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। तो सीधी सी बात है, साइन थीटा टैन थीटा एक ही तो बात हो गई। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ए थीटा और लैम्डा इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा। ऐसी बातें लिख दें तो कोई गलत बात तो नहीं हो जाएगी ना? कुछ ऐसी बातें लिखने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? जरा ये डॉटेड लाइन में देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को। ये डॉटेड लाइन में देखो टैन थीटा की वैल्यू मिलेगी तुम्हें। यहां से डॉटेड लाइन में टैन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, ठीक है। डॉटेड लाइन में टैन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। परपेंडिकुलर के नाम पे है कैपिटल डी, और सॉरी एक्स, और बेस के नाम पे है कैपिटल डी। सो टैन थीटा आपका एक्स अपॉन डी होता है, तो लिख दो वहां पे एक्स अपॉन डी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। तो यहां से एक्स का वैल्यू मिलेगा डी लैम्डा बाय ए। मतलब की बात यही है कि फर्स्ट मिनिमा इतने डिस्टेंस पे मिलेगा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से एक्स डिस्टेंस पे पहला मिनिमा मिल रहा है, ये होगी वैल्यू उसकी डी लैम्डा बाय ए। देख सकते हो एक्स का वैल्यू लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का वैल्यू लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए ये जो वैल्यू है एक्स की वो अलग अलग रहेगी। हाँ सर बिल्कुल, समझ रहे हो ना बात को? ये फर्स्ट मिनिमा के लिए सॉल्व किया है, सिमिलरली सेकंड मिनिमा के लिए सॉल्व करोगे, सिमिलरली थर्ड मिनिमा के लिए भी सॉल्व करोगे। तो पहला मिनिमा सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? डी लैम्डा बाय ए डिस्टेंस पे मिलेगा। कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? डी लैम्डा बाय ए डिस्टेंस पे पहला मिनिमा मिलेगा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। सेकंड मिनिमा कहां मिलेगा? तो लगाओ भाई सेकंड मिनिमा की कहानी भी। तो सेकंड मिनिमा अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, बाकी तुम लोग समझदार हो, कैसे लिखना है वो पता है तुम लोगों को। मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं x2d, ये तो 1d हो जाएगा ना,
पहला डार्क, दूसरा डार्क मिलेगा मुझे 2d लैम्डा बाय ए पे, सेकंड डार्क कहां मिलेगा 2d लैम्डा बाय ए पे, सेकंड डार्क कहां मिलेगा 2d लैम्डा अपॉन ए पे। अगर थर्ड डार्क की बात करी जाए तो थर्ड डार्क कहां मिलेगा 3d लैम्डा बाय ए पे, कहां मिलेगा 3d लैम्डा बाय ए पे, 3d लैम्डा बाय ए पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन, इसको आप क्या बोलोगे लीनियर पोजीशन। ये लीनियर पोजीशन होती है ना, सेंट्रल ब्राइट से यहां पे देखो x डिस्टेंस पे पहला ब्राइट डार्क मिला हमें, ये होती है लीनियर पोजीशन। बट वो क्या है ना, कभी कभार एंगुलर पोजीशन पूछ लेता है, तो एंगुलर पोजीशन अगर कोई पूछ ले तो एंगुलर पोजीशन बताओगे यहां से, ये तो आपको क्या पता चल रहा है लीनियर पोजीशन पता चल रहा है, ये क्या है लीनियर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन कोई पूछे तो थीटा बताना है, थीटा बोल देना यहां से लैम्डा बाय ए, दिस इज द एंगुलर पोजीशन। किसका एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा का, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। सो थीटा डिफाइन कर रहा है एंगुलर पोजीशन को, एक्स डिनोट कर रहा है लीनियर पोजीशन को। तो इस दोनों में अंतर समझ जाना तुम लोग, ठीक है। ये तो सिर्फ डार्क के लिए बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, पहले डार्क का एंगुलर पोजीशन, दूसरे डार्क का एंगुलर पोजीशन होगा 2 लैम्डा बाय ए, दूसरे डार्क का एंगुलर पोजीशन जो होगा 2 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। सिमिलरली तीसरे डार्क का एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाय ए, है ना। तो ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो तुम ये बात लिख लेना कि डार्क के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और जहां तक तुम लिख सको वहां तक लिख देना, ठीक है। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू ये होता है, तो बस डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, तुम्हें सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये है भाई डिफ्रैक्शन फॉर द, डिफ्रैक्शन हमने समझा, लेकिन किसके लिए समझाया भी है मिनिमा के लिए, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगी तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई क्या नोट तुम लोगों ने सब, ये तो सिर्फ डार्क के लिए बताया है मैंने, मिनिमा जहां पे बन रहा था। बात कर लेते हैं ब्राइट के लिए भी। तो ब्राइट की बात करें, चलो पहले तो इसको मिटा देते हैं, आगे देख लेते, कुछ और बातें तो नहीं लिखी है। ये तो सारी ब्राइट के लिए चला, ब्राइट के लिए चलिए, ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट मिनिमा है ना फॉर विड्थ। अच्छा सेंट्रल ब्राइट की अगर विड्थ निकालनी हो तो मैं बाद में बताऊंगा, तो तुम्हें यहीं पे मैं तुम्हें डार्क के नहीं ब्राइट के लिए भी बता देता हूं। जरा देखना है यहाँ पे ब्राइट की बात करते, ठीक है। तो ये हमारा वही स्लिट था, विड्थ ए का था, यहां पे स्क्रीन थी ना, हाँ सर, यहां पे स्लिट से स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखी हुई है, यहां पे से ये सेंट्रल ब्राइट बन रहा है सीबी, ठीक है। और हम नीचे की तरफ आए थे यहां पे कहीं पे, और हमने बोला था कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। पी पॉइंट पे अगर मुझे ब्राइट बनाना है तो क्या करूंगा सर, वाईडीएससी का कॉपी पेस्ट कर रहे थे हम लोग तो, है ना। तो वाईडीएससी के हिसाब से जहां पे डेल्टा एक्स बराबर 1 लैम्डा होता है वहां पे आपका ब्राइट बनता था। वाईडीएससी में यही था ना, जहां पे डेल्टा एक्स बराबर 1 लैम्डा बनता था वहां ब्राइट था। वाईडीएससी के हिसाब से बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। और जहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 होता था वहां पे डार्क बनाते थे, है ना। हाँ, तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा सर, डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन में जहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा वहां पे तो बन जाएगा डार्क, और जहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 वहां पे बना दोगे ब्राइट, है ना। ऐसे ही करना है ना हम लोगों को, कोई शक तो नहीं है इसमें, ऐसे ही करना था ना हम लोगों को। पर यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे पहला ब्राइट जो है लैम्डा बाई 2 पे नहीं मिलता है। सर ये क्यों बात हुई, ये वहां पे जब पहला डार्क लैम्डा बाई 2 पे मिल रहा था, तो यहां पहला ब्राइट लैम्डा बाई 2 पे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि समझो बात को, देखो आओ बच्चों समझे से, डेल्टा एक्स बराबर पहला लैम्डा, 1 लैम्डा, यहां पे क्या मिलता था ब्राइट। भूल जाओ वाईडीएससी को, अब भूल जाओ वाईडीएससी को, अब सिर्फ डिफ्रैक्शन में रहो। डिफ्रैक्शन में 1 लैम्डा पे पहला डार्क मिलता है। मान लिया ये हमारा सेंट्रल ब्राइट था, मान लो हमारा सेंट्रल ब्राइट था, तो यहां पे पहला डार्क मिला, यहां पे भी पहला डार्क मिला। कितने डिस्टेंस पे मिला है पहला डार्क तुम्हें,
सर देखो पहला डार्क मुझे मिला है लैम्डा डिस्टेंस पे, पहला डार्क मुझे मिला है लैम्डा डिस्टेंस पे, तो अगर तुम लैम्डा बाई 2 पे पहला ब्राइट देखोगे तो लैम्डा बाई 2 तो यहीं कहीं आ जाएगा बीच में। हाँ भाई, लैम्डा बाई 2 तो यहीं आ जाएगा बीच में कहीं पे। सर यहां पे तो अभी भी सेंट्रल ब्राइट चल रहे हैं ना, यहां पे पहला ब्राइट कैसे ले सकते हो जब यहां से लेके यहां तक पूरा सेंट्रल ब्राइट चल रहा है। सेंट्रल ब्राइट का इलाका पता है कितना, ये पूरा सेंट्रल ब्राइट का इलाका है, डॉन है वो, ठीक है, ये पूरा इलाका सेंट्रल ब्राइट का है, ठीक है, और जहां पे ऑलरेडी एक ब्राइट है वहां पे दूसरा ब्राइट नहीं आ सकता। तो लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट लोगे क्या तुम लोग, नहीं लोगे ना, मत लेना, गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट मिनिमा हमें मिलता है, सॉरी जो फर्स्ट मैक्सिमा हमें मिल देगा वो मिलता है 3 लैम्डा बाई 2 पे। क्या ये सही रहेगा हमारे लिए? सर लैम्डा डिस्टेंस ये है, लैम्डा बाई 2 है, यहां पे फर्स्ट ब्राइट नहीं हो सकता था तो हम ऊपर चले गए। यहां पे क्या फर्स्ट ब्राइट मिल पाएगा? जी हां, यहां पे फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस थी लैम्डा और ये वाली जो डिस्टेंस आप लोगे ये होगी 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा से तो ज्यादा ही है। ये वाली कितनी थी? लैम्डा बाई 2 थी, लैम्डा बाई 2 थी, ठीक है। तो ये लैम्डा बाई 2 थी, ये सेंट्रल ब्राइट के अंदर आ रहा था, तो यहां पे फर्स्ट ब्राइट पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम थोड़ा ऊपर गए, तो फर्स्ट ब्राइट हमें मिला 3 लैम्डा बाई 2 पे। इसलिए हमारा जो पहला ब्राइट बनेगा वो कहां मिलेगा? 3 लैम्डा बाई 2 पे, क्योंकि यहां से लैम्डा डिस्टेंस तक तो अभी ब्राइट ही चल रहा है। देखो ना, सेंट्रल ब्राइट ही यहां से लेके यहां तक है, सेंट्रल ब्राइट यहां से लेके यहां तक है, फर्स्ट डार्क तक सेंट्रल ब्राइट ही चल रहा है, ठीक है। यहां तक पूरा सेंट्रल ब्राइट है, उसमें फर्स्ट ब्राइट कहां से आ सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, या फिर ऐसे ऐसे करके जो बातें होती है, तो वैसे एक इलाके में 2 ब्राइट नहीं रह सकते, एक इलाके में 2 ब्राइट नहीं रह सकते। यहां तक सेंट्रल ब्राइट का इलाका है, उसमें फर्स्ट ब्राइट नहीं आ सकता, इसलिए उसको बाहर जाना पड़ेगा उससे। इसलिए आपका फर्स्ट मैक्सिमा या जो फर्स्ट ब्राइट है वो 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा। इसके आगे कहानी वही है, फिर 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, वो कहानी चलती जाएगी फिर इसके आगे, ठीक है। तो जब आप डेल्टा एक्स पुट करोगे ना, तो यहां पे ये होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, या फिर आप लिख सकते हो 2n - 1 लैम्डा बाई 2, एक ही बात है। 2n + 1 लैम्डा बाई 2 लिखिए या फिर 2n - 1 लैम्डा बाई 2 लिखिए। n का वैल्यू जो है वो आप कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करना, ठीक है। तो यहां पे 3 लैम्डा बाई 2 बनेगा। 2n - 1 वाला मत लिखो, फिर खामखा तुम्हें n का वैल्यू एडजस्ट करना पड़ेगा। n का वैल्यू शुरू करना 1 से लेके 2, 3, 4 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चलती रहेगी। 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 = 2 + 1 3 लैम्डा बाई 2। 2 पुट करोगे 2 × 2 = 4 + 1 5 लैम्डा बाई 2। 3 पुट करो 3 × 2 = 6 + 1 7 लैम्डा बाई 2। 4 पुट करोगे 4 × 2 = 8 + 1 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अब यहां पे ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास, किसके लिए? nth ब्राइट के लिए। पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2n + 1 लैम्डा बाई 2। n का वैल्यू आप क्या करोगे? n का वैल्यू आप शुरू कर सकते हो 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, और हाँ, लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट मत बनाना। कोई दिमाग लगाए n का वैल्यू 0 पुट कर देगा वहां पे, है ना। कोई सोचेगा सर मैं तो n का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। n का वैल्यू 0 पुट करते ही लैम्डा बाई 2 बनेगा। लैम्डा बाई 2 पे भी तो ब्राइट बनना चाहिए, बनना चाहिए, लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट बनना चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेंट्रल ब्राइट है सर। सेंट्रल ब्राइट का इलाका देखा कितना ज्यादा है, मैक्सिमम एरिया कौन कवर कर लेगा? सेंट्रल ब्राइट कवर कर लेगा। ये जो आपको बाकी के इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेंगे ना, उसके आसपास छोटी छोटी सी पट्टियां दिखेगी, सिर्फ हल्की फुल्की सी। मेन जो दिखेगा वो सेंट्रल ब्राइट दिखने वाला है आपको। तो आपका जो पैटर्न बनता है ना, कुछ ऐसा बनता है, बीच में ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, फिर ऐसे साइड में छोटी छोटी पट्टियां दिखती रहेगी तुम्हें, थोड़ी बहुत फेड होती हुई दिखेगी साइड में। ऐसा पैटर्न बनता है यहां पे इसका, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। तो लैम्डा बाई 2 पे आप पहला ब्राइट नहीं बनाओगे। पहला ब्राइट लैम्डा बाई 2 पे क्यों नहीं बन रहा है सर? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेंट्रल ब्राइट अवेलेबल है। तो सेंट्रल ब्राइट के इलाका कितना है? लैम्डा तक है सर। लैम्डा तक सेंट्रल ब्राइट का इलाका है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो 3 लैम्डा बाई 2 ले लो, 1.5 लैम्डा बनता ही है, 1.5 लैम्डा। हाँ, ये चलेगा सर, लैम्डा से तो ज्यादा है ना। तो ये अपने उस इलाके से बाहर निकल चुका है। अब ये यहां पे सेंट्रल फर्स्ट ब्राइट बना सकते हैं।
फिर मैं सेकंड ब्राइट की बात करूं, सेकंड ब्राइट की बात करूं तो कहां बनेगा वो? सर सीधी सी बात है 5 लैम्डा बाई 2। थर्ड ब्राइट कहां बनेगा? 7 लैम्डा बाई 2, और ऐसे कहानी चलती जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ? ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये सारी बातें किसके लिए डिफाइन कर रहे हो आप लोग? ब्राइट फ्रिंज के लिए। इससे पहले जो डिफाइन करी थी वो किसके लिए थी? डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो पहले ब्राइट की जो पोजीशन थी वो आपने निकाल ली। अच्छा, ये सारी तो आप लीनियर पोजीशंस निकाल रहे हो ना इसकी। ये सारी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, यहां से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो आप। सारी जो मेजरमेंट्स है वो इस सेंटर वाले डिस्टेंस से है ना। तो लीनियर पोजीशन एक तरह से ये। इनके अगर एंगुलर पोजीशन बताने हो तो जैसा पहले करते थे, डार्क में भी एंगुलर पोजीशन बताया था आपने, इनका भी अगर आपको एंगुलर पोजीशन बताना हो तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि भाई साहब बताओ जरा एंगुलर पोजीशन क्या रहेगा, तो क्या पुट करोगे? सर वहां पे डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन जो आया था वो आया था लैम्डा बाय ए। पहला डार्क है ना, पहले डार्क के लिए, पहले डार्क के लिए। तो यहां पे भी पहले ब्राइट के लिए जो एंगुलर पोजीशन आएगा वो आएगा 3 लैम्डा बाय 2a। वहां पे पहला डार्क जब आया था तो एपी बोले तो एंगुलर पोजीशन थी लैम्डा बाय ए। जब यहां पे पहला ब्राइट आया है तो एंगुलर पोजीशन होगी 3 लैम्डा बाय 2a। कितनी होगी? 3 लैम्डा बाय 2a। सेकेंड ब्राइट की एंगुलर पोजीशन, सेकेंड ब्राइट का अगर मैं एंगुलर पोजीशन मांग लूं तो क्या बनेगा? 5 लैम्डा बाय 2a। सिमिलरली अगर थर्ड ब्राइट की बात करूं, फोर्थ ब्राइट की बात करूं, फिफ्थ ब्राइट की बात करूं, तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो ना उनकी एंगुलर पोजीशन। तो ये तो हमने उनकी लीनियर पोजीशंस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट निकाला था, ये हमने उनकी एंगुलर पोजीशंस निकाल ली है, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन होता है, ये मैंने तुम्हें बताया। मैक्सिमा कब बनेगा ये मैंने तुम्हें बताया, मिनिमा कब बनेगा ये मैंने तुम्हें बताया, कितने डिस्टेंस पे पहला मैक्सिमा बनेगा ये भी बताया, कितने डिस्टेंस पे पहला मिनिमा बनेगा ये भी बताया, कितने डिस्टेंस पे दूसरा मैक्सिमा बनेगा वो भी बताया, कितने डिस्टेंस पे दूसरा मिनिमा बनेगा ये भी बताया, क्या उनकी एंगुलर पोजीशंस होंगी वो भी मैंने तुम्हें बताई। पहले डार्क की एंगुलर पोजीशन बताई, पहले ब्राइट की बताई, दूसरे ब्राइट की बताई, ऐसे सब कुछ बताया। अब जो कहानी बचती है वो होती है फ्रिंज विड्थ की। भाई ये भी तो मैटर करता है फ्रिंज विड्थ। तो जैसा तुम वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ निकालते थे ना, वैसा ही कुछ यहां पे भी कहानी चलने वाली है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। फ्रिंज विड्थ, तो अगर कोई आपसे फ्रिंज विड्थ की बातें पूछ ले तो कैसे बताओगे इसको? हाँ, तो फ्रिंज विड्थ अगर फाइंड करोगे तो दो टाइप की विड्थ मैं आपको बता चुका हूं, एक तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एक लीनियर। अरे पोजीशन जब तुमने दो निकाल ली तो फ्रिंज विड्थ भी तो दो निकालोगे। तो पहली चॉइस जो है वो हम डार्क फ्रिंज के लिए बात करें, डार्क फ्रिंज के लिए बात करें। चलो जी डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। तो मैं बात करता हूं पहले डार्क फ्रिंज की। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ बतानी है डार्क फ्रिंज की। सो W फॉर द डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय Y। लीनियर पोजीशन से निकालता हूं, सेकंड ब्राइट माइनस का फर्स्ट ब्राइट करने से मुझे मिल सकता है। Y नहीं है सर, इस बार X है हमारे पास। कोई बात नहीं, Y हो या X हो क्या फर्क पड़ता है उससे। तुम्हें तो पता है ये होता है 5 लैम्डा बाय 2 माइनस का ये कितना हो जाता है लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। चाहिए? पाथ डिफरेंस की बात कर रहे थे हम लोग, x की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, x का वैल्यू तो ये था ना लैम्डा डी बाय ए, तो इसको भी लगाओ d बाय ए, d बाय ए, ये x2b और x1b। लैम्डा d बाय a इज द width of the डार्क।
ये डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाली है मैंने, डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाली है मैंने। ये तो पता ना, एक्स का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई ए होता है, नहीं जानते? ये भी बताना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ये भी बता देता हूं। हाँ भाई, ब्राइट के लिए तुम्हारा पाथ डिफरेंस क्या आया था? पाथ डिफरेंस आया था सर 3 लैम्डा बाई 2। पहले ब्राइट के लिए बात कर लूं, फर्स्ट ब्राइट का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 था, तो तुमने बोला था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा होता है। सो मैंने बोला 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा होता है। फिर मैंने बोला कि सर ए को नीचे लेके आओ, तो 3 लैम्डा बाई 2 ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, और यही हमारा tan थीटा भी होगा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। नहीं समझ आ रहा क्या तुम लोगों को? इजी है ना बहुत ज्यादा। तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। देखो, ये वो सारी बातें हैं जो पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं, बट ठीक है एक बार फिर से बता देता हूं। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3 लैम्डा बाई 2 ए इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर के नाम पे कुछ नहीं है सर, x है, और यहां पे बेस के नाम पे कैपिटल डी है। तो पहले ब्राइट की बात कर रहा हूं, x1b हो जाएगा। x1b जो होता है वो होता है 3 लैम्डा डी बाई 2a। तो देखो x1b की जगह 3 लैम्डा डी बाई 2a लिखा था। सिमिलरली अगर x2b निकालना हो तो, सेकेंड ब्राइट का पोजीशन निकालना हो तो 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2a। थर्ड का निकालना हो तो 7 लैम्डा डी बाई 2a। ऐसे करके फाइंड आउट करोगे। बहुत ज्यादा टफ हो गई क्या सारी बातें? दिमाग के ऊपर से चलेगी सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सितारे चमक रहे हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? तो देखो मैंने x2b लिखा, x1b लिखा, तो मुझे क्या मिला? फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हाँ जी, तो ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकालिए। सो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज गिवन बाय x फॉर द सेकेंड डार्क माइनस x फॉर द फर्स्ट डार्क। सो 2d लैम्डा बाई a माइनस का d लैम्डा बाई a। तो देखा तुमने, फ्रिंज विड्थ सेम है, फ्रिंज विड्थ सेम है, भले तुम डार्क के लिए बात करो या ब्राइट के लिए बात करो, फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा। लेकिन सेंट्रल ब्राइट की कहानी कुछ और है बेटा, सेंट्रल ब्राइट की कहानी कुछ और है। हाँ, तो ब्राइट में तो ये नॉर्मल ब्राइट की बात कर रहा हूं। व्हाट अबाउट द सेंट्रल ब्राइट सर? ये जो बात की है वो नॉर्मल ब्राइट की है, सेंट्रल ब्राइट कुछ और ही बात कहता है। सेंट्रल ब्राइट क्या कहता है? सेंट्रल ब्राइट बोलता है कि हमारी अगर तुम्हें फ्रिंज विड्थ मेजर करनी है तो कितनी करोगे? सेंट्रल वाला क्या कहता है कि अगर हमारी तुम्हें फ्रिंज विड्थ मेजर करनी है तो कितनी करोगे फिर? तो चलो फ्रिंज सेंट्रल वाली की भी बात सुन लेते हैं। सेंट्रल वाली की बात सुनी, ये हमारे पास स्लिट था, यहां पे स्क्रीन थी, ये सेंट्रल वाला बन रहा था, और यहां पे थीटा एंगल बन रहा था, तो हमें पहला डार्क मिला था लैम्डा पे। दिस डिस्टेंस इज योर कैपिटल डी। यही कहानी चल रही थी, अरे यही कहानी चल रही थी। ऊपर आपको डार्क मिला था, पहला डार्क मिला था। सिमिलरली नीचे भी होगा, थीटा एंगल पे तुम्हें क्या मिलेगा? पहला डार्क मिलेगा। सो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। एंगुलर विड्थ की बात करूं अगर मैं सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ की बात करूं, अगर मैं इसके एंगुलर विड्थ की बात करूं तो एंगुलर विड्थ जो होगा वो कितना हो जाएगा? थीटा की बात कर लूं, सो इट विल बी 2 थीटा। ब्राइट का अगर मैं एंगुलर विड्थ बात करूं सो 2 थीटा मिलेगा। थीटा कितना होता है? लैम्डा बाय ए। थीटा कितना था भाई अपने पास? लैम्डा बाय ए। सो लिख देना 2 लैम्डा बाय ए। दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर
एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये। क्या है ये? सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये, ठीक है। और ऐसे अगर आपको लीनियर वाली निकालनी हो तो सेंट्रल ब्राइट की, तो ये 2x होता है और x का वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी। ये होता है 2x, ये x प्लस x, अरे ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x था, सो इट कम्स आउट बी 2x, सो 2d लैम्डा बाय a। लो भाई, देखा, सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होती है, बाकी सबकी कम है, d लैम्डा बाय a, d लैम्डा बाय a, ये होता है 2d लैम्डा बाय a, दुगना होता है। तो भाई बात सिंपल सी है कि जो सेंट्रल ब्राइट है सबसे ज्यादा विड्थ उसी की होगी, बाकियों की विड्थ उससे कम होगी, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे रहती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल पे रहेगी, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा विड्थ जो होती है वो सेंट्रल की होती है, इसलिए मैंने बोला था जो पैटर्न तुम्हें दिखेगा ऐसे दिखेगा, सबसे सेंटर वाला सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटे छोटे यहां पे दिखते रहेंगे तुम्हें, ये छोटे छोटे इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे दिखते रहेंगे, फ्रिंजेस दिखेगी तुम्हें, बट वो धीरे धीरे फेड होती जाएगी दूर जाते जाते। तो सबसे ज्यादा विड्थ जो दिखेगी वो होगी सेंट्रल ब्राइट की, उसके बाद जो भी ब्राइट बनेंगे उसकी विड्थ उसके आधी होगी, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट एक स्पेशल केस है, ठीक है, एक स्पेशल आदमी है ये, इसके लिए ही सॉल्व करेंगे। वैसे ही अगर आप ब्राइट का एंगुलर फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करो तो, वैसे ही अगर आप ब्राइट का एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी फाइंड करो तो चलो फाइंड कर लेते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट इट इज गिवन बाय थीटा फॉर सेकंड डार्क माइनस थीटा फॉर फर्स्ट डार्क, सो 2 कितना था, लैम्डा बाय ए माइनस का लैम्डा बाय ए, आंसर आपका लैम्डा बाय ए ही मिलेगा। तो देख रहे हो एंगुलर विड्थ जो थी ब्राइट की वो कितनी है, लैम्डा बाय ए है, लेकिन इसकी 2 लैम्डा बाय ए है। सेंट्रल ब्राइट की 2 लैम्डा बाय ए है, नॉर्मल ब्राइट की लैम्डा बाय ए है। अच्छा, मैं अगर वही बात डार्क के लिए भी कर लूं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क, एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क कैसे निकालोगे? सर सिंपल है, देखो थीटा फॉर द सेकेंड ब्राइट माइनस थीटा फॉर द फर्स्ट ब्राइट। सेकेंड ब्राइट का जब थीटा निकाला था 5 लैम्डा बाय 2 एक लिखा था, माइनस का ये होगा 3 लैम्डा बाय ए 2a, सॉल्व कर लेना, लैम्डा बाय ए ही मिलेगा। तो देखा तुमने, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाय ए आ रही है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाय ए आ रही है, भले तुम डार्क के लिए सॉल्व करो, भले ही तुम ब्राइट के लिए सॉल्व करो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी सेम आ रही है। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा इकलौता है जिसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी दुगना है, और आप ऐसे लीनियर फ्रिंज विड्थ की बात करोगे तो वो भी दुगनी ही है, ठीक है, समझ गए बात? तो ये है कहानी सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा बाप है, बाकी सब उसके बच्चे ऐसे छोटे छोटे वाले। तो इसको नोट कर लेना यार, इसको नोट कर लेना। कहां से नोट करना शुरू करोगे? यहां से। यहां कुछ नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा था ना, पक्का देख लेता हूं मैं। अच्छा, ये डार्क के लिए था ना, हाँ, तो तुम एक काम करो, यहां से नोट करना शुरू करो। इससे पहले वाली स्क्रीन पे तुमने वो डायग्राम वगैरह बनाए थे, इससे पहले वाली स्क्रीन पे तुमने डायग्राम वगैरह बनाए थे क्या? यहां पे ये सारी बातें, ये डायग्राम बना लेना, ये सब कुछ लिखना है तुम्हें, उसके बाद जो मैंने लिखा है वो सब कुछ मेंशन करना है उसमें। तो ये वाला डायग्राम बना लेना, पाथ डिफरेंस बताना उसको a sin थीटा है, ये सब लिख लिया, ये सब बना लिया। उसके बाद तुम आगे आओगे तो बोलोगे डार्क फ्रिंज की बातें करें सर, तो डार्क फ्रिंज की बातों में ये सब चीजें डिफाइन करना उसको, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लेना, एक्स डिस्टेंस पे बनाना, पॉइंट P है, पॉइंट P पे अगर मुझे डार्क चाहिए तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो उसके लिए पूरा तरीका बताया मैंने। मिनिमा कहां मिलेगा? जब डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर होगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू a sin थीटा, फर्स्ट मिनिमा की बात चल रही है। तो यहां पे हमने उसका लीनियर पोजीशन, या फिर बोल सकता हूं कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सीबी बोले तो सेंट्रल ब्राइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट है, ये लिखो। फिर ऐसे सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है तो ऐसे निकालोगे, थर्ड मिनिमा की निकालोगे तो 3d लैम्डा बाय a करोगे। बात यहां तक नहीं रुकती, बात ये भी आती है कि वो एंगुलर विड्थ, एंगुलर पोजीशन भी मांगता है, और अगर इनके एंगुलर पोजीशन मांगता है तो एंगुलर पोजीशन इज नथिंग बट ये जो आप साइन थीटा में थीटा लिख रहे थे ना, ये थीटा ही एंगुलर पोजीशन है बेसिकली। सो यहां से थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय a मिलेगा, यही थीटा तुम्हारा एंगुलर पोजीशन होता है किसी भी फ्रिंज का। किसी भी फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन थीटा से पता चलेगा। पहले डार्क का होगा लैम्डा बाय a,
दूसरे डार्क का होगा 2 लैम्डा बाय ए, तीसरे डार्क का 3 लैम्डा बाय ए, ऐसे करके लिखना है। ये तो पहला डार्क हुआ है, सिर्फ ये तो सिर्फ डार्क फ्रिंज की बात करी है हम लोगों ने। नोट करो इसको जल्दी से, डार्क फ्रिंज का नोट किया तुमने। फिर आगे आएंगे हम लोग बात करेंगे यहां पे ब्राइट फ्रिंज की। तो यहां पे ये रहा ब्राइट फ्रिंज के लिए ये पूरा पार्ट, ये देख, ये मेंशन करना कि लैम्डा बाय 2 पे पहला ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे फर्स्ट ब्राइट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा भाई फर्स्ट ब्राइट यहां पे? तो मैं बताया फर्स्ट ब्राइट यहां क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि जो पोजीशन आ रही है फर्स्ट ब्राइट की, वहां ऑलरेडी सेंट्रल ब्राइट प्रेजेंट है, और एक मैदान में 2 ब्राइट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एक मैदान में 2 ब्राइट नहीं रह सकते हैं, तो ये वाली बातें लिखना, ठीक है। फिर ये एपी क्या है? एपी बोले तो एंगुलर पोजीशन। मैं लिख देता हूं सारी बातें जो तुम्हें समझ आए। एपी क्या है? एंगुलर पोजीशन। एपी बोले तो एंगुलर पोजीशन। एपी क्या हो जाएगा? एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा बाय 2 पे मिलेगा, लैम्डा बाय 2 पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पोजीशन इसकी आई है वहां पे ऑलरेडी सेंट्रल ब्राइट अवेलेबल है। तो भाई एक जगह पे 2 ब्राइट नहीं हो सकते, इसलिए फर्स्ट मैक्सिमा शुरू होगा 3 लैम्डा बाय 2 से। तो यहां से एक जनरल हमने बताया कि nth ब्राइट मुझे अगर चाहिए, nth ब्राइट अगर मुझे चाहिए तो वो कहां हो सकता है? तो मैंने उसको बोला nth ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला लगा लेना, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जहां तक गिनती जानते हो लिख देना। सेकेंड ब्राइट 5 लैम्डा बाय 2, थर्ड ब्राइट 7 लैम्डा बाय 2, ये सारे डिस्टेंसेस है सेंट्रल ब्राइट से। फिर अगर मैं एंगुलर पोजीशन की बात करूं तो देखो, पहले ब्राइट का एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाय 2a, सेकंड ब्राइट का एंगुलर पोजीशन 5 लैम्डा बाय 2a, फिर थर्ड ब्राइट का एंगुलर पोजीशन 7 लैम्डा बाय 2a हो जाएगा, और ऐसे करके कहानी चलेगी। तो इसको भी नोट कर लो, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए डिफाइन किया। यहां पे क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है। किया ये वाला पार्ट नोट सभी ने? वीडियो पॉज करके करो जल्दी से। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ो। फिर बात आती है कि फ्रिंज विड्थ भी बता दो। सर जब फ्रिंजेस बन रही है उनकी कुछ विड्थ होगी, कैसे निकालोगे? सो अगर मैं यहां पे नॉर्मली जैसा हमने वाईडीएससी में किया था, तो डार्क फ्रिंज की अगर विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करता था? डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट माइनस डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। सॉल्व करा, लैम्डा डी बाय ए आ रहा है। तो ये क्या है? फ्रिंज विड्थ है किसकी? डार्क फ्रिंज की। अच्छा सर, जरा डार्क के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बता दो। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट। सेकंड ब्राइट का एंगुलर पोजीशन 5 लैम्डा बाय 2a माइनस का फर्स्ट ब्राइट 3 लैम्डा बाय 2a। सॉल्व करा, लैम्डा बाय a आ रहा है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये x2b x1b कहां से आया? तो यहां लिख दिया मैंने, डेल्टा x 3 लैम्डा बाय 2 था, डेल्टा x आपका a sin थीटा था। डेल्टा x की जगह फर्स्ट मैक्सिमा क्या? ये फर्स्ट ब्राइट, डेल्टा x क्या होता है? 3 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू a sin थीटा। तो 3 लैम्डा बाय 2 a इज इक्वल्स टू sin थीटा। थीटा बहुत छोटा है इसलिए sin थीटा, थीटा और tan थीटा सब बराबर है। सो 3 लैम्डा बाय 2 a इक्वल्स टू sin थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जैसा पहले किया था, x1b अपॉन d। सो x1b 3 लैम्डा d बाय 2a है। फिर अगर मैं सेकंड ब्राइट की बात करूं, 5 लैम्डा d बाय 2a, थर्ड ब्राइट 7 लैम्डा d बाय 2a, ऐसे करके कहानी चलेगी। तो इसलिए मैंने 2b और 1b यहां से लिखे थे, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इसको लिख लेना, ये भी नोट करो। फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज के लिए निकाली। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला कि भाई ठीक है, जरा ब्राइट के लिए भी बता दो। तो हमने बोला फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट इज पोजीशन ऑफ द सेकंड डार्क माइनस पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क। सॉल्व करा, ये क्या? ये तो सेम विड्थ आ रही है, जो डार्क की थी विड्थ वही ब्राइट की भी है विड्थ। अच्छा ठीक है सर, ये तो लीनियर विड्थ हुई ना, है ना। एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर विड्थ कितनी है? तो एंगुलर विड्थ फॉर द ब्राइट गिवन बाय एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड डार्क माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क। और ये क्या हुआ सर? ये भी वही आंसर आ रहा है। मतलब कि फ्रिंज विड्थ भले ब्राइट की बात करो या डार्क की बात करो सेम आ रही है, लेकिन हां सेंट्रल ब्राइट बाप है, इसकी कहानी अलग चलने वाली है। इसकी कहानी में तुमने देख लिया कि इसकी जो विड्थ थी, लीनियर विड्थ की बात करूं, x प्लस x 2x थी। तो सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ है वो है 2x विच इज गिवन बाय 2 लैम्डा d बाय a, 2 लैम्डा d बाय a। और अगर यहां पे सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर पोजीशन की बात करूं तो कितना है? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय a निकाला था, सो 2 लैम्डा बाय a इज द फाइनल आंसर।
तो ये किसके लिए चल रही है? सेंट्रल ब्राइट के लिए चल रही है। तो सेंट्रल ब्राइट एक अनोखा केस है, एक बाप वाला केस है, तो ये भी नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? ये बहुत ही शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और तुम देख सकते हो यहाँ पे वही सारी बातें, पहला मिनिमा लैम्डा डी बाय ए पे होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए पे आता है। फर्स्ट मिनिमा के लिए y का वैल्यू d लैम्डा बाय a, थीटा का वैल्यू y बाय d लैम्डा बाय a होता है। और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैं बता चुका हूं 2x होता है, विच इज गिवन बाय 2d लैम्डा बाय a। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बता चुका हूं 2 लैम्डा बाय a। सब कुछ हो गया है यार, है ना, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की बात है, जरा ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन साइन थीटा विच इज गिवन बाय माइनस का लैम्डा बाय a टू द प्लस का लैम्डा बाय a। लैम्डा बाय ए क्या था भाई? लैम्डा बाय ए क्या था? एंगुलर पोजीशन थी किसकी? पहली डार्क की। तो यहां पे अगर मेरे पास स्लिट था और यहां पे अगर स्क्रीन थी, तो आप देख रहे थे कि यहां पे तो सेंट्रल ब्राइट आ रहा था और यहां पे कहीं पे जाके थीटा एंगल पे पहला डार्क मिल रहा था, और वहीं पे थीटा एंगल पे पहला डार्क भी मिल रहा था। यहां पे ऐसी कुछ कहानी लगाई थी हम लोगों ने, ऐसी ही कुछ कहानी बोली थी हम लोगों ने। हाँ सर, ऐसी ही कहानी बोली थी। मतलब वो कहना चाहता है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो लैम्डा बाय ए है। अरे साइन थीटा लैम्डा बाय ए हो जाएगा, थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय ए। अरे यार थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, जिसके कारण साइन थीटा को थीटा ही लिख दिया। सो थीटा का वैल्यू ये देखो, यहां पे थीटा का वैल्यू प्लस का लैम्डा बाय ए और यहां पे थीटा का वैल्यू माइनस का लैम्डा बाय ए। मतलब कि माइनस के लैम्डा बाय ए से प्लस के लैम्डा बाय ए तक मैक्सिमम ऑफ द लाइट जो होती है वो मोस्ट ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैं भी यही बोल रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको इसी इलाके में मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको इसी इलाके में मिलेगी। किसका इलाका है ये इलाका है सेंट्रल ब्राइट का। किसका इलाका है ये? सेंट्रल ब्राइट का इलाका है ये। तो मैक्सिमम ऑफ द लाइट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इस एरिया में, और ये सेंट्रल ब्राइट का इलाका होता है। तो जब कभी भी डिफ्रैक्शन होगा तो बीच में सबसे ज्यादा लाइट होगी, लेकिन उसके आसपास देखोगे तो थोड़ा लाइट फेड होती हुई जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी, तुम्हें भी पता होगी। तो नहीं पता थी? पता थी ना, ये नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये सब ऐसी बातें देख लो भाई। चलो सर, एक बात समझ नहीं आई कि ये इंटरफेरेंस क्यों बन रहा था यहाँ पे? आपने बोला ना फ्रिंजेस बन रही है, ऐसा क्यों रहा था? सिंपल सी बात है भाई साहब कि ईच पॉइंट ऑन द स्लिट इज अ सोर्स ऑफ वेव। इस स्लिट के ऊपर जो हर एक पॉइंट था ना, इट इज अ सोर्स ऑफ अ वेव। ईच पॉइंट ऑन द स्लिट इज अ सोर्स ऑफ अ वेव, एज यू कैन सी हियर। ये अपनी अलग वेव बना रहे, 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 ये अपनी अलग वेव बना रहे। ये सब अपनी अपनी अलग अलग वेव बना रहे हैं जिनका हो रहा है इंटरफेरेंस, इसलिए यहां पे आपको फ्रिंजेस दिख रही थी। इसलिए यहां पे स्क्रीन रखने पे आपको फ्रिंजेस दिख रही थी, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा था। तो बीच में सेंट्रल ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर पहला ब्राइट मिला, फिर सेकंड डार्क मिला, फिर थर्ड सेकंड ब्राइट मिला, ऐसे करके पैटर्न बन रहा था। तो बस इतनी सी बात थी इसमें कि हर एक पॉइंट जो होता है सोर्स की तरह बिहेव करता है वो। तो यहां पे भी एक सोर्स हो गया, यहां पे भी एक सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स। इसकी वेव निकली, इसकी भी वेव निकली, इसकी भी निकली, इधर से भी निकली, इसकी भी, इधर से भी। तो देख रहे हो आप, ये आपस में सुपर इंपोज कर रही है, और सुपर इंपोज करने के कारण आगे जो यहां पे एक स्क्रीन रखी होगी, यहां पे एक स्क्रीन रखी होगी, उस पे क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर देंगे वो लोग। क्या करेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न शो हो जाएगा, यानी कि फ्रिंजेस बन जाएगी इस पे, है ना? समझते हो ना? यहां से लेके यहां तक पहला डार्क, सेंट्रल ब्राइट, फिर पहला ब्राइट, फिर पहला ब्राइट, ऐसे पैटर्न बनेगा यहां पे। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पे पैटर्न बन जाएगा। बस ज्ञान वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। देखो यार, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, कहां से आया, क्यों आया, तुम्हारे कोई काम का नहीं है ये, बट फिर भी कई लोगों को एक इच्छुक होते हैं इस चीज को जानने के लिए, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं उनके मन में। तो उन्हीं के लिए है कि भाई देखो, यहां से इक्वेशन आती है एनर्जी की, वहां से हम इंटेंसिटी की इक्वेशन को लेके आ रहे हैं। अब ये क्या है सर, एनर्जी की इक्वेशन कहां से आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मत पड़ो यार झमेले में, सही बता रहा हूं।
इंटेंसिटी की इक्वेशन है ये वाली। इवन तुम्हारे तो ये इक्वेशन भी काम की नहीं है, पता है तुम्हारे लिए तो जो काम का है वो है सिर्फ इंटेंसिटी कर्व। तुम्हारे लिए जो काम का होता है वो है सिर्फ इंटेंसिटी कर्व। हाँ, तो अगर कोई एग्जामिनर तुमसे पूछता है तो वो इंटेंसिटी के कर्व के बारे में पूछेगा, ये इक्वेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछने वाला वो। ठीक है, तो इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। ये बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लेके आया था कि भाई देख लो ये ऐसे ऐसे है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी की इक्वेशन आएगी, मत पढ़ना झमेले में। तो मेन मुद्दा ये आता है कि भाई इंटेंसिटी का जो इक्वेशन था वो था ये वाला, है ना। आई नॉट जो होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। आई नॉट जो है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बीटा जो है ये दिख रहा है, बीटा बीटा बीटा, ये होता है डेल्टा फाई बाई टू, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे सो पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा के बराबर आता है ये। ठीक है, ये आता है पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। फर्स्ट मैक्सिमा की बात करोगे सो डेल्टा फाई की जो यहां पे डिफाइन करोगे इट विल बी गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पता है ना 3 लैम्डा बाय 2 होता है पार्ट डिफरेंस। अरे ए साइन थीटा क्या है भाई, ए साइन थीटा जो होता है वो डेल्टा एक्स होता है विच इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। इट इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। सो ए साइन थीटा क्या है, डेल्टा एक्स जो कि पाथ डिफरेंस होता है। तो देखो यहां पे मैंने 3 लैम्डा बाय 2 लिख दिया, पाई बाय लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2। ये देखो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे इंटेंसिटी जो तुम्हें मिलेगी, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा की जब मैं बात करूं या पहले ब्राइट की अगर मैं बात करूं, एक ही बात है ना। तो फर्स्ट मैक्सिमा की बात करो या पहले ब्राइट की बात करो तो इस केस में जो इंटेंसिटी आपको मिलती है इट इज गिवन बाय आई नॉट डिवाइडेड बाय 22.2। ठीक है, तो ये वाली चीजें ऐसे तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट जस्ट ज्ञान के लिए तुम्हें बता रहा हूं। लास्ट पार्ट है क्योंकि ये इंटेंसिटी का कर्व बनाना होता है हम लोगों को मेनली। तो बस इतनी बात जानो कि जो सेंटर पे होती है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। फिर जैसे ही आप फर्स्ट मैक्सिमा पे आए तो देखा इंटेंसिटी कम हो गई, सेकंड मैक्सिमा पे जाओगे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, थर्ड मैक्सिमा पे जाओगे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कम होगी, सेकंड मैक्सिमा पे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो ये वाला पैटर्न बनता है। अब कैसा दिखता है वो, तो वो कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखेगा। ग्राफ है ये इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी कर्व जो कोई तुमसे पूछे तो ये वाला कर्व होता है। सेंट्रल मैक्सिमा पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, यहां पे देखो थीटा 0 है, जैसे थीटा लैम्डा बाई डी आ गया तो यहां पे देखो 0 होगी इंटेंसिटी। यहां क्या है, सेंट्रल ब्राइट है, लिख दूं सेंट्रल ब्राइट। हाँ सर, लैम्डा बाई डी पे तुम्हें पहला डार्क मिलता था तो सर यहां मिला 1D। यहां क्या मिलेगा, पहला डार्क मिलेगा। ये देखो सर यहां पहला ब्राइट मिला मुझे, इंटेंसिटी कम हो गई पर उसकी, पहला ब्राइट मिला पर इंटेंसिटी कम हो गई। फिर आगे गए, यहां पे देखो मुझे दूसरा डार्क मिला सर, यहां पे जहां पे इंटेंसिटी 0 है। जहां जहां डार्क होता है वहां इंटेंसिटी 0 होती है। ये वाली बात बताने की तो नहीं थी ना, डार्क पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो इंटेंसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे सिर्फ ब्राइट के लिए पढ़ोगे। तो जहां जहां डार्क है वहां पे इंटेंसिटी 0, जहां जहां ब्राइट है वहां पे इंटेंसिटी बताई। फर्स्ट ब्राइट पे देखा इंटेंसिटी कम हुई, सेकंड ब्राइट पे आप देख सकते हो इंटेंसिटी और कम हो गई, थर्ड ब्राइट पे इंटेंसिटी और कम हो गई। यानी कि सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा चमक सेंटर पे दिखेगी, उसके आस पड़ोस में जैसे बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहां पे भी वही बात बोल रहा है, बीटा का वैल्यू डिफाइन करा उसने, इंटेंसिटी की इक्वेशन डिफाइन करी, मत पढ़ो झमेले में। ये कर्व इंपॉर्टेंट है, कर्व इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो कर्व है सिर्फ यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये वाला पार्ट याद कर लेना, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल 1 इज 1/22 टाइप ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि 1/22 हो गया। देखो इंटेंसिटी 1/22 होगी यहां पे। ठीक है, यही है बस, यही है बस। इसके अलावा छोटे मोटी बातें होती है, वो बेसिक सा डिफरेंस पूछ लेता है कभी कभार। तो डिफरेंस तो बता दोगे ना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। बोलो भाई, YDSC का जो इंटरफेरेंस हुआ था और जो डिफ्रैक्शन हुआ था, क्या उसका डिफरेंस बता पाओगे तुम लोग? बता दोगे ना? क्या क्या बोलोगे? सर YDSC में 2 स्लिट थे, डिफ्रैक्शन में 1 स्लिट था। सही बात है, YDSC में 2 सोर्सेस थे, 2 स्लिट थे, S1 S2, लेकिन डिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या था?
एक ही स्लिट था, लेकिन उस एक स्लिट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था। तो इंटरफेरेंस में क्या था, दो सोर्स थे, दो स्लिट थे, लेकिन यहां पे एक ही स्लिट था, लेकिन उस एक स्लिट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा था। फिर उसके बाद तुम मैक्सिमा की कंडीशंस बता दोगे कि फ्रिंज विड्थ जो होती है YDSC में सबकी फ्रिंज विड्थ सेम थी, लेकिन डिफ्रेक्शन में सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ थी वो ज्यादा थी। ठीक है, फिर उसके अलावा उनकी थिकनेस वगैरह बता देना तुम लोग। और लास्ट पार्ट क्या बोलोगे, इंटेंसिटी जो थी सारे फ्रिंजेस की सेम थी, बट यहां पे इंटेंसिटी देख रहे हो डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर कोई डिफरेंस पूछ ले तो डिफरेंस बता देना। ठीक है, कभी कभार होता है पूछ लेता है कि भैया YDSC इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रेक्शन, हाँ भाई बता दो डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। तो बता पाओगे ना अब तो अंतर क्या है। इसमें दो सोर्सेज होते हैं, दो स्लिट होते हैं S1 S2, लेकिन यहां पे एक ही स्लिट है, लेकिन उस एक स्लिट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। वो मैंने पॉइंट बताया था आपको। यहां पे सारे फ्रिंजेस जो हैं सेम विड्थ के होते हैं, होता है ना, लेकिन यहां पे सेंट्रल ब्राइट की विड्थ ज्यादा होती है, बाकी सब सेम रहते हैं। यहां पे सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, यहां पे सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, बाकियों की कम होती जा रही। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लो, ये नोट करने वाला। इससे पहले जो इक्वेशन थी वो कोई काम की नहीं है, मत पढ़ना उनके झमेलों में, सिर्फ इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो इक्वेशन को नोट कर लो, जो सॉरी ये ग्राफ को नोट कर लीजिए, है ना। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो भाई बहुत शानदार। सो इसी के साथ आपका जो ये डिफ्रेक्शन है वो समाप्त होता है। वैसे तो पोलराइजेशन भी था, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं क्यों पढ़े फिर, है ना, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो भाई डिफ्रेक्शन का हुआ समापन। बाकी अगर ये वीडियो दोबारा देखना है तो हाँ बिल्कुल आप हमें वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलता हूं बार बार मैं, क्योंकि यहां पे आपको इसका एक पूरा कोर्स मिल जाएगा। जैसे क्लास 12th वन शॉट, जैसे आप एंटर करोगे वेबसाइट पे आपको सामने दिख जाएगा क्लास 12th वन शॉट रिवीजन। इस वन शॉट रिवीजन में जैसे तुम छलांग लगाओगे जाके, उसमें तुम्हें मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं वन शॉट में करा रहा था, और ये सारे वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप जैसे इसमें डुबकी लगाओगे, जाके डुबकी लगाते ही आपको अंदर जाके देखोगे तो ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें अभिनव सर के, मेरे और इवन और सब्जेक्ट्स की भी बात करो तो सबका है, मतलब केमिस्ट्री में जाओगे तो उसके वन शॉट मिल जाएंगे, मैथ्स में जाओगे उसके वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, और इवन डेरिवेशन वाला पार्ट सब मिलेगा यहाँ पे। डेरिवेशंस के लिए आई थिंक अलग से बना के रखे हम लोगों ने, जिसमें सत्यम सर उसको पूरा सॉल्व करा रहे हैं, पूरी चीजों को डिराइव करवा रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डेरिवेशंस में तो आप सत्यम सर के वो लेक्चर्स को जरूर देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और कॉन्सेप्ट वीडियोस अभिनव सर बना रहे हैं इसके, तो कॉन्सेप्ट वीडियोस अगर आपको देखने हैं, आपको लगता है कि नहीं है मुझे पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाई करनी है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप अभिनव सर के लेक्चर्स देखिए, बहुत फायदेमंद रहेंगे। और अगर आपको फास्ट वाला काम करना है कि बोलना नहीं ना मेरे को एक फटाफट से रिवीजन करनी है, वन शॉट रिवीजन करना है, तो आप मेरे लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें मैं फटाफट से आपको चीजें कवर करवाता हूं। ठीक है, और हाँ ये सारे फ्री हैं आपके लिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 लेक्चर देखोगे तो उसके बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन मांगने वाला है। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कोड नहीं लगाना आपको, कोई 10% का डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, सब फ्री है यार, क्या डिस्काउंट चाहिए, सब फ्री है तुम्हारे लिए। ठीक है, सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हो यूट्यूब पे आके। और हाँ एक छोटी सी बात और है तुम लोगों के लिए, एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और उनको थोड़ा दिक्कत आती है हमारे लेक्चर्स देखने में, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट चलता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी और दिक्कत आती है, हिंदी वाला पार्ट समझना चाहते हैं वो लोग, तो उनको लेक्चर्स मिलते नहीं है। तो उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, मैग्नेट ब्रेन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी लेक्चर्स चाहिए वो हिंदी में मिल जाएंगे सारे। तो डेफिनेटली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो हिंदी मीडियम वाले बोर्ड से थे, तो फायदा तो है ही सही ना। तो उनको बोलो जाके कि वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और उनके लिए भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें अपने दोस्तों को बता सकते हो जाके। और हाँ, अपने चैनल के बारे में तो बताना है ना, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप किसी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। भाई तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं और लेके भी आएंगे, तो वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको मिस मत करो, बिल्कुल भी मिस मत करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, शेयर करते ही हो तुम लोग, उम्मीद कर रहा हूं ऐसा। मैं नहीं कर रहे तो करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे ऐसी धमाकेदार तैयारी हो रही है हमारे टर्म 2 के लिए, तो उनको भी पता चले, वो भी आए, वो भी अपना फायदा लें जैसे तुम लोग ले रहे हो। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कर दोगे ना।
इतना सा काम कर दोगे ना जाने से पहले? हाँ, तो फटाफट से ये काम कर दो और ये चैप्टर ओवरऑल वेव ऑप्टिक्स का जो है वो समाप्त होता है। अब आगे हमारी मॉडर्न फिजिक्स चालू होगी, तो देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, वो भी आपको अच्छे से बताएंगे, पूरा वन शॉट रिवीजन कराएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी